अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और हमें देख रहे होंगे। यह है सबसे आगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। कब के 10 बज गए। कहीं भी अगर आपने पहुंचना है 11 बजे 12 बजे तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। उठिए और फौरन से जाइए। मैं हूं इमरान हसन एंड आपको वेलकम करते हैं हम सबसे आगे में। मे दिस डे गोज वेरी वेल फॉर ऑफ यू। अल्लाह करे बहुत अच्छे से गुजरे जो भी आपने प्लान किया है। हाँ, फॉर मी एज वेल बिकॉज मंगल है तो मंगल। इनको ट्यूसडे से थोड़ा सा इशू है, कुछ साइकोलॉजिकल इशू है और इन्होंने कह के ना मेरा भी इशू बना दिया। अब ऐसे पिछले हफ्ते हमने थोड़ा सा कवर कर लिया था ट्यूसडेज को, लेकिन इस दफा फिर लगता है कि ट्यूसडे अपनी भरपूर रानाइयों के साथ आसपास घूम रहा है। लेकिन गलती हमारी होती है ना, बाज़ औक़ात हम अपने स्लीप पैटर्न्स को मैनेज नहीं करते। अब जैसे मैं आयशा को बता रहा था कि रात को मैं बैठ के एक मूवी देख रहा था। अगर आप रात को मूवी देखेंगे, सुबह अर्ली उठेंगे, फिर ट्यूसडे तो आपको लगेगा ना नींद पूरी नहीं होगी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे, हमारी कोई भी लेजी एनर्जी आप तक ना पहुंचे, पॉजिटिव और एनर्जेटिक किस्म की वाइब आप तक पहुंचे ताकि दिन अच्छे से गुजरे। स्टार्ट हम कर लेते हैं। सेहतमंद होने के लिए 200 किलो वजन घटाने वाले ब्राजीलियन स्टार हैं 37 साल, जिनका 37 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। एक रियलिटी टीवी शो था, उसके स्टार थे गैब्रियल। तो उसको तकरीबन 17 में से उस वक्त शोहरत हासिल हुई 2017 में उनको, जब वो एक टीवी शो के अंदर अपनी अपीयरेंस उन्होंने दी। एक सुपरहिट ब्राजीलियन टीवी शो में वो शरीक हुए। लेकिन अब उन्होंने 300 किलो से गालिबन 200 किलो कम किया, 200 किलो वजन कम किया था। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हो गई जिसके बाद जो है ना, अब 37 ईयर्स के थे वो और उनकी डेथ होगी। बहरहाल ये वजन कम करने के बाद हम देख भी सकते हैं इस तरह की सिचुएशन थी उनकी। तो एक चैलेंज उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा था कि वो अपनी खुराक और अपनी वर्जिश के जरिए जो है ना 200 किलो वजन कम करेंगे और 18 माह के अंदर उन्होंने ये वजन कम किया था। आई एम श्योर उस टाइम पे बहुत खुश भी होंगे वो, लेकिन अचानक से जो उनकी मौत हुई है उसने बड़ा सदमा पहुंचाया उनके वालिद को और उनके भाई को और बहुत सारे लोगों को। एक हम कह सकते हैं एक कंसर्न भी उनको दिया है कि भाई अगर आपको वेट कम करना है ना तो बड़े पॉजिटिव तरीके से करें और हेल्दी तरीके से करें। क्रैश डाइट्स जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड होता हुई है। बहरहाल उनकी मौत जो है ना वो 30 दिसंबर को हुई थी दिल का दौरा पड़ने से। अब ये इस पे रिसर्च की जानी चाहिए ना कि ऐसे कौन से वो अवामिल थे जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँच गया कि उनको हार्ट अटैक हो गया। आई बिलीव उन्होंने कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए होंगे, कोई ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की होंगी, हो सकता है ये जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बट ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए था। आप भी अगर कोई ऐसा प्लान फॉलो करें, प्लीज़ एक्सपर्ट से रब्ता करके करें। करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट से रब्ता करें। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता चले, इतनी क्या जल्दी है आपको, क्या करना है आपने। दूसरी जानिब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, इमरान खान साहब, उनकी साबिका एहलिया है जमाइमा गोल्डस्मिथ, आपको मालूम है वो भी बड़ी मशहूर हैं, ट्विटर पे बड़ी एक्टिव रहती हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। साउथ अफ्रीका में हाइकिंग करते हुए एक पहाड़ी से गिर गई हैं और ये कुछ उनकी ताज़ा तरीन तस्वीर हैं। ठीक है अभी, लेकिन ज़ख्मी हुई हैं, हाइकिंग करते हुए गिरकर ज़ख्मी हुई। केप टाउन के हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया जहाँ पे उनकी हालत बेहतर है। ये न्यू ईयर मनाने साउथ अफ्रीका गई थी। पाकिस्तानियों की बड़ी हरदिल अजीज़ हैं और पाकिस्तानियों ने जब उनको देखा व्हील चेयर पर और बिसाखियों के साथ तो बड़े जो है ना वो अफसरदा भी हो गए। चले कुछ पाकिस्तानी कह लेते हैं। बहरहाल जी अपने दोनों बेटों सुलेमान और कासिम के साथ वो वैसे तो लंदन में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन न्यू ईयर मनाने के लिए वो गई थी साउथ अफ्रीका और वहाँ पर उनके साथ ये हादसा पेश आ गया। मुझे वैसे एक लाइव एक इंटरव्यू करने का भी एजाज जब के साथ हासिल है। जब इनकी फिल्म आई थी यहाँ पे, आई फॉरगॉट द टाइटल, तो तब मैंने बतौर प्रोड्यूसर इनका एक इंटरव्यू भी किया था। बड़ी हंसमुख, बड़ी खुश मिजाज खातून है, बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं और दुनिया भर में बहुत मशहूर भी हैं, खास तौर पे खान साहब से शादी की वजह से, और फिर अब फिल्मी लाइन के अंदर हैं बतौर प्रोड्यूसर, तो लोग इनको बहुत सराहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया का आपने जिक्र किया था, वी हैव अनदर स्टोरी अबाउट कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक सर्फर की ये स्टोरी है जिसने 108 फुट ऊंची लहर पर सर्फिंग करके मुमकिना तौर पर, अभी कंफर्म नहीं है, मुमकिना तौर पर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। 23 साल है अलेसैंड्रो, वो हाफ मून बे के साहिल पर मौजूद थे, सर्फिंग कर रहे थे, जहां पर अचानक से, अच्छा इनसे भी ना अचानक से हम कह सकते हैं कि बन गया ये वाला एक रिकॉर्ड ना मुमकिना तौर पर। सर्फिंग कर रहे थे जब इंतहाई एक बड़ी लहर का उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैं सर्फ बोर्ड पर शायद 30, 40, 50 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रहा था, तो एक लंबी लहर आई जो ज़्यादा पानी जमा कर रही थी। मैं सर्फ बोर्ड के नीचे पानी की रगड़ तक को महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी दूसरी लहर पर ऐसा महसूस नहीं किया जो मैंने इस पर महसूस किया है। तो अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड सर्फिंग लीग की तरफ से लहर की ऊंचाई की तस्दीक हो जाती है तो कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर ये एक आलमी रिकॉर्ड बन सकता है। 108 मीटर इज लाइक
ह्यूज 108 मीटर। ओह माय गॉड। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के एक प्लेयर की बात करते हैं। पाकिस्तान की शान बन गए हैं वो सुहेल अदनान, जिन्होंने तारीख रकम कर दी है। 18 साल इनकी उम्र है। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश का टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। सुहेल अदनान ने फाइनल में इजिप्ट के खिलाड़ी मुइज़ तैमर अल मगाजी को शिकस्त दी है, सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराया है। इससे कबल सेमीफाइनल में भी उन्होंने ज़बरदस्त खेल पेश किया था और मिस्री खिलाड़ी को ही हराया था। सो सुहेल अदनान कुछ रोज़ कबल जूनियर स्क्वाश ओपन टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। एक और एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में। ऐसा लगता है कि स्क्वाश में अगले आने वाले 2, 4, 5 सालों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है वर्ल्ड ओपन के अंदर, यूएस ओपन के अंदर। बिल्कुल, ऐसी बड़ी खुशी मुझे होती है। अभी लास्ट वीक ही हमने एक यंगर जो हमारे स्क्वाश प्लेयर है अंडर 11 उनका भी किया था, वो गोल्ड लेकर आए पाकिस्तान के लिए। तो डेफिनेटली 90s में जो हमने एक थोड़ा सा नीचे चले गए थे ना हम स्क्वाश में, इंशाल्लाह हम दोबारा से ऊपर आएंगे। मैं थोड़ा सा मौसम के बारे में जरा आपको बता दें। हमारे मुल्क में मौसम के अलावा और कुछ नहीं? हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, लेकिन हमें अभी मौसम के बारे में बताना है ना, क्योंकि मौसम से जिंदगियां भी इफेक्ट होती हैं, मौसम से मिजाज भी इफेक्ट होता है। मुल्क भर में सर्दी का राज है जी। नारान की बात करें, वहाँ पर 1 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वादी नीलम आप कह रहे हैं पाकिस्तान में क्या है? वादी नीलम है, वादी लीपा है, बालाकोट है, यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है, रंग जमा है वहाँ पर बर्फबारी में। ठीक है, स्वाद की बात कर ले, कलाम की बात कर ले, शांगला, दीरबाला, हर तरफ सफेदी है। आगे बढ़ाइए, बस ज़ियारत है, क्या है? कुछ इलाके रह गए वो मैं बता देता हूँ। ज़ियारत है, कल्लात है, वहाँ पे भी जाहिर बात है जी बहुत खूबसूरत इस वक्त मौसम है। इस्लामाबाद मौसम सरमा की पहली बारिश कल हल्की फुल्की हुई। कुछ जगहों पे ब्यालाबारी के हवाले से भी खबरें आई। जिस इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ वैसे मुझे नहीं मिली, लेकिन कुछ इलाकों से खबरें आई कैसा है। इस्लामाबाद दूसरी जानिब जो हुंजा है वहाँ पे बिजली की शदीद लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है, इस पर भी हमने बात करनी है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इससे पहले कि हम वो आपको पता है कल वाशिंगटन में कोई 18 फीट तक स्नोफॉल हो गई है। जी, वो भी हमने बताना है, हमारे पास है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आज का हम जरा टेम्परेचर्स बता दें। थोड़े टेम्परेचर पहले बताने चले, बताएं फिर हम इंटरनेशनल स्टोरी पे एग्जैक्टली टेम्परेचर्स के बारे में जरा बता देते हैं कि आज मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत रह सकते हैं। तो सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, यहाँ पर कम से कम रहेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ी ठंड होने वाली है लाहौर वालों, और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 18, और आखिर में कोयटा जहाँ पर कम से कम रहेगा -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके मुताबिक अपने दिन को आपने प्लान कर लिया। कल वैसे अस्तोर में रिपोर्टेड इट वाज -13 अस्तोर में जो टेम्परेचर था। खैर बैनुल-अक़वामी हम स्टोरी की बात कर रहे थे, वाशिंगटन के बारे में मैंने पढ़ा, और उसके साथ साथ अमेरिका की बहुत सारी जो रियासतें हैं वहाँ पे रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हुई है, तूफान भी आया है, जिसकी वजह से कुछ 7-8 रियासतें तो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर हो गई हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान की लपेट में है इस वक्त अमेरिका, और बरतानिया के अंदर भी हमने रेनफॉल के बारे में बताया था, और पे स्नोफॉल ने भी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। अमेरिका की बात करें, लंदन की बात करें, यहाँ पर इमरजेंसी भी मुख्तलिफ रियासतों में नाफिज कर दी गई है। न्यू जर्सी की बात करें, वर्जीनिया हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, ओहायो हो गया, यहाँ पर बर्फानी तूफान आया जो ये रियासतें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, जो एयरपोर्ट से वो कल बंद किए गए थे, फिर खुल गए थे, लेकिन अब मैंने सुना दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। कई परवाजें मनसूख हुई हैं, बिजली वहाँ पर नहीं है, मुख्तलिफ हादसात हो गए हैं, और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। और वाशिंगटन में मैं तो 16 कह रहा था, 18 इंच तक बर्फ की पेशगोई मौजूद है। अगर हम बरतानिया आपको लेके जाएं, जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, कहीं ना कहीं मुताल्लिक हैं आप उनसे, वहाँ भी कई इलाकों में इस वक्त बिजली नहीं है। बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, यहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशंस बहुत मुतासर हुए हैं। दर्जनों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं बरतानिया के लिए, सैकड़ों ताखीर का शिकार है। ट्रेन ट्रैक्स तो बंद ही हो गए, जो कि वो नजर ही नहीं आ रहे, और अब तक रिपोर्टेडली 1-1.5 फुट बर्फ वहाँ पे भी पड़ चुकी है। क्या किया जा सकता है इसको? इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज या फिर नॉर्मल है? आई एम नॉट श्योर, मुझे क्योंकि इतना ज्यादा इन एरियाज के मौसम का अंदाजा नहीं। सख्ती तो मौसम में होती है, लेकिन क्या इतनी होती है इसको देखना होगा कि जितनी सख्ती हम देख रहे हैं, भर अल्लाह करे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ना हो, रूटीन की बात हो और जल्दी से ठीक हो जाए मौसम। एक जल्जला पाकिस्तानी सियासत में भी और वो ऐसा जल्जला था जिसने डायमेंशन बदल के रख दिया। ऐसा लगता था कि सभी लड़ना शुरू हो गए क्या, और वो वाला तो नहीं, प्रोग्राम तो बढ़ गया। यस, वो कहते हैं। अब उसमें हुआ ये कि और कुछ हुआ या नहीं, लेकिन उस लड़ाई के अंदर एक स्टार सामने आया, वो शेर अफजल मरवत साहब के, तहरीक इंसाफ के। एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर लड़ाई हुई थी सेनेटर अफनान उल्लाह खान और शेर अफजल मरवत के दरमियान। दो के प्रोग्राम के बारे में बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, जो सेनेटर अफनान थे उन्होंने ज्यादा मारा या शेर अफजल साहब ने ज्यादा मारा, जो भी था दैट वाज अ बैड इंसिडेंट, और वो बड़ा वायरल भी हुआ। लेकिन
پھر اس کے بعد کل ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا جب یہ دونوں صاحبان ایک دوسرے کے سامنے آ گئے پارلیمنٹ کی گیلری میں، اور دونوں نہ صرف ایک دوسرے سے ملے بلکہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی قرار دے دیا. بھائی قرار دیتے. ہمارے پاس ویڈیو دکھائیں نا، دکھا دیتے ہیں ذرا. یہ دیکھیے جی، یہ سینیٹر عفنان اللہ اور شیر افضل مروت، ان دونوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو پرانی بات ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارا تو اپنا سامنا ہوتا رہتا ہے. ذرا سنتے ہیں کہ کیا بات ہوئی. ہم سیاسی ورکرز ہیں، ہم بھی سیاسی ورکرز ہیں. ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد ہم اکٹھے ہوئے آذربائیجان میں، اور ہمارے دلوں میں اب کوئی میل نہیں ہے. رسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کے لیے، اور بالکل میں اس کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں. سب کے دلوں سے میل کب نکلے گی؟ سب کے دلوں سے میل نکل جائے تو پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہو جائے گی. ویسے نظام اللہ کرے نکل جائے. جی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بھائی. واہ جی واہ، کیا بات ہے، خوبصورت جملوں کا تبادلہ ہے. میں ایسا منظر ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایک دن نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب ایسے سامنے کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ ہم سیاسی مخالف ہوں. میرے دل کی پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں. آپ کو یاد ہے کتنے اچھے مناظر تھے جب بے نظیر اور نواز شریف چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا تھا اور وہ اکٹھے بیٹھے تھے. مطلب ایسے لگتا تھا ایک تاریخ بن گئی، ایک تاریخی ڈاکومنٹ تھا. اور پھر اب یہ انڈرسٹینڈ کہ اس کا امپیکٹ جو ہے نا نیشن کے اوپر کیا ہوتا ہے، ینگسٹرز کے اوپر کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ان میں سے چھوٹا بھائی کون ہوگا؟ اگر میاں صاحب اور خان صاحب ہوں تو چھوٹے بھائی خان صاحب ہوں گے. ابھی آئی تھنک وہ زیادہ چھوٹے ہیں ان سے. میاں صاحب زیادہ چھوٹے ہیں. شیر افضل مروت نے تو عفنان کو چھوٹا بھائی کہہ دیا. بہت اچھا لگا. ہمیں خوش رہیں، صرف سیاست کریں، مت لڑیں. آپ سے لوگ بہت زیادہ سیکھتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. خیر ہم تھوڑی سی پالیٹکس کی بات ضرور کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑا زبردست تجزیہ آپ کے لیے لائن اپ کیا ہے جس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت جو مذاکرات ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی لاسٹ ویک چند دن پہلے 3 سے 4 دن پہلے دوسرا دور ہوا ہے مذاکرات کا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اگلی ملاقات کے اوپر. لیکن ابھی جو ہے نا کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم لکھ کر نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے لکھ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ان سے این آر او مانگ رہے ہیں. جبکہ خواجہ آصف صاحب کا ایک اور بیان سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت میں فتور ہے اس لیے کچھ لکھ کر نہیں دے رہے. پروگرام فیصلہ آپ کا میں انہوں نے یہ بات سن لیتے ہیں. جو چیز آپ زبانی کہہ رہے ہیں، اب میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، وہ چیز جو ہے آپ ان رائٹنگ دینے میں تیار نہیں ہے. اس میں کیا تعامل ہے آپ کو؟ میں سوائے اس کے کہ انٹینٹ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی. خواجہ آصف صاحب اب ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس چیز کی. دوسری جانب جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے کہا جی تحریری مطالبات کمیٹی میں بتا دیے ہیں، مطالبات لکھ کر دیے تو کہیں گے کہ نارو مانگ رہے. وہی بات سنیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں. حامد رضا صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید اگر ہم تحریری طور پر دے دیں گے تو پھر حکومت ایسے کر کے کاغذ لہرائے گی کہ یہ دیکھیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او حکومت بنائے گی. این آر او حکومت مانگ رہی ہے، ہم نہیں مانگ رہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم نے تحریری طور پہ دیا بی which we still didn't decide کہ ہم دیں گے یا نہیں، وہ ریکویسٹ لیٹر نہیں ہوگا کوئی، وہ 2 لائنر ہوگا. جوڈیشل کمیشن، پولیٹیکل ورکرز تھرو. تو یہ ہے پی ٹی آئی کا ٹیک. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب منہ سے کہہ دیا ہے تو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملاقات کروا دیں گے بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی، لیکن اگر سامنے طے شدہ نکات نہیں ہوں گے تو ہم کیسے بات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جب ہم بھی جواب دیں گے نا تو ہم بھی لکھ کر دیں گے. ویسے مجھے تھوڑا سا یہ بالکل پی ٹی آئی کی طرف سے پروفیشنل اپروچ نہیں لگ رہی ہے کہ سب کو پتہ ہے آپ مذاکرات کر رہے ہیں. آپ خیر ہم اس پہ تجزیہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اس رویے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. کیا واقعی یہ عدم اعتماد کی فضا ہے؟ تحریک انصاف کی سیاست کو ڈیمیج ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مظہر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو صبح خیر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، اسٹینس کو؟ انفیکٹ تحریک انصاف لکھ کے نہیں دینا چاہ رہی لیکن کہتی ہے ہم نے بتا دیے ہیں. کیا اس میں کوئی فرق ہے واقعی؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے ابھی جو آپ اس سے پہلے ایک کلپ دکھا رہے تھے شیر افضل مروت اور عفنان اللہ کی، اور پھر آپ نے ایک دم کہا کہ آپ کچھ سیاست پر بات کرتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جو آپ کلپ دکھا رہے تھے وہ سیاست نہیں تھی، وہ بھائی چاہ رہا تھا آگے تو وہ جو کلپ تھا اس کو دیکھ کے مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ میرا خیال ہے جو ہمارے سیاسی دوست ہیں جو ایک دوسرے سے اس حد تک لڑائی میں آگے نکل جاتے ہیں کہ اختلافات دشمنی میں بدل جاتے ہیں، تو اس کے لیے تھا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. تو یہ جو اب آپ نے دوسری بات کی، دیکھیے مجھے تو دونوں ہی غیر سنجیدہ لگ رہے ہیں. اس لیے کہ جب مذاکرات، اور میرے نقطہ نظر سے تو شاید ابھی مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو صرف مل بیٹھے ہیں
اور مل بیٹھ کر یہ گلا شکوہ ہو رہا ہے کہ جی آپ تحریری طور پر نہیں دے رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریری طور پر دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت میں فطور ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ میرے خیال میں دونوں ہی غیر سنجیدہ ہیں اور دونوں ہی جو ہے وہ اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، کیونکہ جب اگر سنجیدہ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کی کچھ گراؤنڈ اس کے لیے بنایا جاتا ہے، اور گراؤنڈ میں کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہیں، گراؤنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے گراؤنڈز بنانے میں کہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جب تک ہم بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں ہوگی، اس پر روکا جاتا ہے تاکہ یہ نہیں ہو کہ ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ٹی وی پر آ کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ ماحول نہیں بناتا مذاکرات کا۔ مذاکرات کا ماحول بنتا ہے کہ جب دونوں طرف چپ کا روزہ لگ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مظہر صاحب جس امیج سے سوری ٹو کٹ یو خائف ہے تھوڑی تحریک انصاف کے شاید پولیٹیکلی ان کے سٹینڈز کو ڈیمیج نہ کرے کہ جی ہم نے تو این آر او مانگا، جس کی بات حامد رضا صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان مذاکرات کو مان کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے کہیں اس سٹینڈ سے تو آلریڈی تحریک انصاف ہٹ چکی ہے، تو اب یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ فردر کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ اگر آپ وہ لکھ کے بھی دے دیتے ہیں۔ ایک تو ہماری سب کی غلط فہمیاں انکلوڈنگ جو پولیٹیکل پارٹیز، این آر او کیا تھا، جس کا ہم ہمیشہ ایک دوسرے انداز میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اس ورڈ کے معنی کیا تھے اور وہ کیا کہلائی تھی، وہ کیا نیشنل ریکنسلیشن وہ کیا تھا۔ ایک پارٹی یہ کہتی تھی مشرف کے دور میں جو مقدمات بنائے گئے وہ غلط تھے، ان مقدمات کو ختم کریں تو بات آگے بڑھے گی، اس کو این آر او کا نام دیا گیا۔ اب ہم ہر چیز میں این آر او کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں ویسے بھی سلیکشن آف ورڈز کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے یہاں الفاظ کا چناؤ میں ہماری بڑی غلطیاں رہتی ہیں کہ ہم کس چیز کو کس جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اکثر ہر دوسرے آدمی کو لیجنڈ کہہ دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ لیجنڈ کے معنی کیا ہوتے ہیں اصل میں۔ تو یہ جو اپروچ ہے مذاکرات کی، اپروچ ہی مجھے غلط لگتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پہلے دن سے کہ یہ دونوں طرف سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے۔ اب یہ کس نے ان کو مل بٹھایا ہے وہ الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ مل بیٹھے ہیں۔ مظہر صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا نا کہ بیک ڈور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ایک مذاکرات تو ہے نا جو دکھانے کے لیے ہیں، فیس پر ہیں، ایک بیک ڈور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے کی بات ہے حامد رضا صاحب کا یہ کلپ سامنے آیا تھا، وہ کہتے ہیں اب پی ٹی آئی کے مسکرانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب جو بیانات آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو کہ وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے تھے، اب دوبارہ سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ کیا بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سٹانسز بھی تبدیل ہو رہے ہیں؟ اچھا، پہلی چیز یہ کہ حامد رضا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مسکرانے کا وقت آ گیا، تو حامد رضا صاحب خود پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، وہ تو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں نا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپروچ میں بہت فلاز ہیں، بہت سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اتحادی کون ہیں، آپ نے اتحاد وسیع کر دیں، یہی آپ کو نقصان ہوا پی ٹی آئی کو تحریک چلانے میں کہ وہ سولو فلائٹ پہ چلی گئی اور اس کا جو نقصان ہوا۔ دوسری اپروچ جو ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی کامیابی کیا ہوگی؟ اگر ہم ایک سوچ لیں، کیا 8 فروری کا الیکشن ریورس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ 8 فروری پی ٹی آئی کی بات کرے گی تو پی ایم ایل 2018 کی بات کرے گی، پھر کیا 9 مئی اور 26 نومبر پہ 26 نومبر پہ پھر آپ میرے نہیں خیال کہ گورنمنٹ کیوں ہچکچا رہی ہے 26 نومبر پہ یا ایون 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنانا، اس میں گورنمنٹ کا نقصان کیا ہے؟ ویسے ہی دوسری اپروچ یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کی ریلیز کا تعلق ہے، عمران خان صاحب کے اپنے ریلیز کا تعلق ہے، تو جب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بہت سے قانونی راستے جو ہے بڑی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، اور جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو بہت خراب سے خراب کیس بھی جو ہے اس کو آپ سالوں گھسیٹ لیتے ہیں۔ لیکن مظہر صاحب who has more to lose اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کون سے فریق کو زیادہ نقصان ہوگا؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی تحریک پہ کسی بھی حکومت کے دوران اپوزیشن ہیز ویری لٹل ٹو لوز۔ اس کی ایک بڑی سیدھی سی بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی اپروچ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی اپروچ یہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ چلتی رہے، کسی طریقے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ بڑھے، یہ گورنمنٹ اپروچ ہوتی ہے۔ اپوزیشن کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے،
اور اس حد تک اس کو لیا جائے کہ انہیں قانون سازی میں مشکلات ہوں، اگر قانون بن جائے تو اس پہ عمل درآمد میں مشکلات ہوں، تو دے آلویز کریٹ پرابلمس فار دا گورنمنٹ. یہ ہمیشہ اپوزیشن کی اپروچ رہی ہے. تو اپوزیشن کے پاس تو دینے کو کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہاں وہ حکومت ان کی کچھ باتیں مان لے تو اسٹریٹ ایجیٹیشن ختم ہو جائے گا، سڑکیں بند ہونا ختم ہو جائیں گی، لوگوں میں کچھ چہل پہل ہو جائے گی. یہ تو اس وقت گورنمنٹ ہمیشہ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ ہمیشہ ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے جو جھکتا ہے. حکومت جو ہے وہ کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن حکومت کے رویے میں جب بھی آپ کو کوئی اکڑ نظر آئے گی اس سے ہمیشہ نقصان صرف حکومت کا ہوگا. اچھا جی مطلب تحریک انصاف اتنی خائف کیوں ہے اس قسم کے کسی ریٹن ڈاکومنٹ کے لیے، یا اگر وہ چیز کوئی، کیونکہ ایک تو علل اعلان وہ مذاکرات کی طرف گئے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، میرے خیال میں ان کا ووٹر بھی اس سے ان کی لیڈرشپ جو کہہ دیتی ہے وہ اس پہ مطمئن رہتا ہے. پھر بہت سارے معاملات پہ تحریک انصاف اس سے پہلے اپنا موقف بدلتی رہی ہے، جیسے جنرل باجوہ کے حوالے سے، جیسے امریکہ کے حوالے سے. اگر بہت ہی زیادہ ہارڈ لائن ان کی ہے تو ان سیاسی جماعتوں کو لے کر ہے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، 80% ووٹر تو ہمارا ہے. تو پھر کس چیز کا خوف ہے ان کو کہ وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف یا ریٹن ڈاکومنٹ کی طرف نہیں آنا چاہ رہے؟ کیا واقعی اس سے ان کی سیاست کی ڈائمنشن تبدیل ہو سکتی ہے؟ دونوں چیزیں. حکومت کیوں انسسٹ کر رہی ہے کہ تحریری طور پہ دیا جائے؟ اس کی کیا اپروچ ہے؟ کیا حکومت کو نہیں پتا ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ تو حکومت اس چیز پر اسٹریس کیوں کر رہی ہے کہ دیا جائے ریٹن؟ اور دوسری یہ کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے اگر وہ اپنی 4-5 بنیادی ڈیمانڈز تحریری طور پر دے دیں گے تو وہ ڈیمانڈز تو ساری پبلک ہے نا، کوئی ایسی ڈیمانڈ تو نہیں ہے جو سیکرٹ ہے. تو دونوں طرف، دونوں کی، میں نے یہی کہا نا کہ دونوں کی اپروچ مجھے غیر سنجیدہ لگ رہی ہے. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دونوں فریقوں کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو آ کر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کرنا چاہیے، یا دونوں میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے؟ اصل میں اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں نیگوسیشنز کا بہت زیادہ تجربہ ہو، جنہیں پولیٹیکل یا سیاسی مذاکرات کا بہت گہرا تجربہ ہو. دوسری بات یہ کہ کوئی بیچ میں میڈیٹرز نہیں ہیں. جب میڈیٹرز ہوتے ہیں نا، میں اس تھرڈ پارٹی کی بات نہیں کر رہا جو پس پردہ معاملات کو کرتی ہے، میں اس کی نہیں بات کر رہا، لیکن پولیٹیکل میڈیٹرز ہوتے ہیں. اس میں فرض کریں فار ایگزامپل پیپل لائک مشاہد حسین سید، پیپل لائک قمر زمان قاہرہ، پیپل لائک سید خورشید شاہ، جو درمیان میں، یا ایون دوسری جماعتوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. کسی کا نام لیں، تحریک انصاف میں بھی کوئی ایسا نہیں، تحریک انصاف شاہ محمود قریشی. دوسری یہ کہ جب آپ سنجیدگی، مذاکرات میں سنجیدگی ہوتی ہے تو گورنمنٹ یہ آفر کر سکتی ہے کہ چلیں ہم اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کو وہاں شفٹ کر رہے ہیں، لیکن جب تک مذاکرات چل رہے ہیں ہم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کسی گیسٹ ہاؤس میں رکھ لیتے ہیں، تاکہ پی ٹی آئی کی اپروچ بھی، پی ٹی آئی جا کے ان سے معاملات طے کرتی رہے، ان سے وہ لیتی رہے، رائے لیتی رہے، اور آ کے مذاکرات میں کرتے ہیں. تو ایک ماحول بنایا جاتا ہے جو کہ ماحول نہیں بنایا جا رہا، جو کہ ہم صرف اس بحث میں لگے ہیں کہ جی وہ تحریری کیوں نہیں دے رہے اور وہ تحریری کیوں مانگ رہے ہیں. ہم صرف اس وقت پچھلے 3-4 دن سے سوائے اس کے کوئی بحث نہیں ہو رہی، سوائے اس کے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ 24-26 نومبر کے بعد حکومت کو لگتا ہے کہ اس ماحول کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جو بیانات ہیں، جیسے میں کل بھی طلال چودھری کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں، خواجہ آصف صاحب لندن میں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، وہ ان کی سٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ آپ جیسے ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ مان لیں تو بھی ٹھیک، نہیں مانیں تو اب آپ میں کچھ ہے نہیں، آپ ہمیں گرا تو سکتے نہیں ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ہمارا یس ہے، روڈ اسٹریٹ پاور آپ دکھا نہیں پائے، آپ ڈی چوک تک آئے، ہم نے آپ کو جیسے تیسے کیا، بھگا دیا، لیڈرشپ آپ کی کھڑی نہیں ہوئی. تو اب حکومت کم از کم چونکہ اس موڈ میں ہے، ہو سکتا ہے وہ موڈ غلط ہو، تو اس لیے دے سے کہ اچھا ہو گئے تو ہو گئے، نہ ہو تو ماحول کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا لگتا ہے؟ لیکن وزیر اعظم وسوسوں کی بھی تو بات کر رہے تھے نا کہ وسوسے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مذہب. دیکھیے اگر یہ اپروچ ہے حکومت کی، فرض کریں یہ سوچ ہے، تو اس سوچ میں خود مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، اور کسی کو نہیں پتا ہوتا.
मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये पता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ 8 फरवरी को क्या हुआ, उससे ज्यादा किसी और को नहीं पता होगा। और मैंने पहले भी एक राय दी थी कि इसका बैरोमीटर क्या है। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और वो हमेशा से कहते हैं उनका गढ़ है। लाहौर के जितने इलेक्शन हैं उनका आप ऑडिट करवा लें और उस ऑडिट का जो नतीजा हो वो दोनों पर फरीक को एक्सेप्टेबल हो। क्या करवाएगी मुस्लिम लीग? फिर तो मदर साहब कुछ नहीं होने वाला अगर लाहौर का ऑडिट इलेक्शन 8 फरवरी का आप करवा रहे हैं। अच्छा, क्विकली मैं आपको वापस लेके आता हूँ। आखिरी सवाल है मेरा, ये जो मंजर हमने देखा शेर अफजल मरवत और अफनान का, ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि अगर टॉप लीडरशिप भी ऐसे मनाजिर अवाम को दिखाए, अफाम व तफीम वाले। और मैंने तो मियाँ साहब और खान साहब की एग्जाम्पल दी कि एक दूसरे को कभी आके कहे कि हमारी सियासी मुखालफत है, बट ये हमारे भाइयों की तरह जो हमारा कल्चर भी है। ऐसे मनाजिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को स्टेबिलिटी के लिए और किसी थर्ड फैक्टर की इंटरफेरेंस से बचाने के लिए बहुत मुआविन हो सकते हैं। आपका टेक? देखिए, दो चीजों की आपकी सियासत में हमेशा से बहुत कमी रही है। एक चीज ये कि सियासत या जमहूरियत स्टैंड करती है मॉरल्स पे, कि मैं अपनी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी चीज हो जाए जो हमारे यहाँ नहीं होता। जो एक जमाने में हम मिसाल दिया करते थे कि भारत में रेलवे का हादसा हुआ तो रेलवे के वजीर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि रेलवे का वजीर जिम्मेदार नहीं होगा उस हादसे का, लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अभी देख रहे हैं, कल कनाडा के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया ना, जी पार्टी उस लीडरशिप से। उसने कहा कि उसको लग रहा है कि शायद मैं पार्टी के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं रहा अब, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। बहुत से लोग इलेक्शंस में, बहुत सी पार्टियां, हमने मिसालें दुनिया में मौजूद हैं कि पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो पार्टी का सदर मॉरली इस्तीफा दे देता है जी, ऐसे और वो इस्तीफा एक्सेप्ट होता है। हमारे यहाँ होता क्या है कि जमात इस्लामी के अमीर ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया लेकिन पार्टी ने कबूल नहीं किया। ये अजीब व गरीब अप्रोच होती है, ये इंतहाई गैर सियासी अप्रोच होती है। भाई, अगर उसने पार्टी में इलेक्शन की खराब कारकर्दगी पर इस्तीफा दिया है तो उसे एक्सेप्ट करें। ठीक, बिल्कुल सही। ये जो हमारे यहाँ अप्रोच है। और दूसरा ये कि एग्री टू डिसएग्री, ये बुनियाद होती है सियासत की। आप बात इसीलिए करते हैं अपने मुखालफिन से। कब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो शहीद को ख्याल आया जी, जब दोनों सियासत से आउट कर दिए गए। जब सिर्फ एक को सियासत से आउट किया जाता था तो दूसरा बड़ा खुश होता था, लेकिन अल्टीमेटली जब 2002 के इलेक्शन में दोनों ही को सियासत से आउट किया तो दोनों ने रियलाइज किया और जाके एक्सेप्ट किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। और फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, जिससे उस वक्त मुक्तदरा जो है उसमें परेशानी हुई कि ये जो दो बड़ी जमातें हैं ये, और उसकी अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद देखें तो खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी उस पर सही मानों में वो जो आपने भी शेर से आगाज किया था। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो एक शेर मुझे भी याद आ गया कि वो कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। तो अल्लाह करे खबर हो जाए सर, आपकी बात दुरुस्त हो जाए और हमारी भी ख्वाहिश। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने वक्त के साहम मामले पे अपना तजिया हमारे सामने रखा। सीनियर साफी मज़हर अब्बास सियासी सूरत हाल का तजिया करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था यूनान में, जो कश्ती हादसा हुआ था। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते थे उसके ऊपर एडिशनल सेशन जज सखर जो है वहाँ पर ये केस गया। अब ये फैसला आया कि उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया है। और इस हादसे में पाकिस्तानियों की मौत पर सखर के वकील ने ये मुकदमे का इंदराज किया था, ये दरख्वास्त दायर की थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से 75 पाकिस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क गए और उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। अच्छा, ये जिन वकील साहब का ये मौक़िफ़ है, बात तो अच्छी है, अदालत इसको टेकअप भी कर रही है। अब वज़ीर आज़म को सारी बातें तलब किया गया है 15 जनवरी को ज़ाती हैसियत में। सो देखते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर पेश होते हैं और इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन इस वक्त लिया जा रहा है और FIA में तकरीबन 35 ऐसे हैं जिनको अब तक बरतरफ किया जा चुका है। मुझे लगता है अबाउट टाइम, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। ऑपरेशन क्लीन अप यहाँ पे चाहिए था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर फर्दर इस पे क्या हो सकता है, एक तो हमने इसके लिए बात करनी है। अच्छा, आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, एक तो ये तनाजुर है ना, ये जाते क्यों हैं? ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, या रुपए के अंदर अगर हम पैसे कमाते हैं तो उसका कुछ बनता नहीं है, रुपया इतना डी वैल्यू हो चुका है। दे वांट टू अर्न इन डॉलर्स, लेकिन वो गैर कानूनी तरीका अपनाते हैं
हमने ये इस पे जब थोड़ी सी रिसर्च की तो हमने कहा कि भाई गैर कानूनी तरीका आप अपना रहे हैं, आप कानूनी तरीके से भी तो जा सकते हैं। देयर आर सर्टेन विंडोज जो आपको मौका देती हैं कि आप कानूनी तरीके से बाहर जाएं और जैसी जॉब्स आप करना चाहते हैं। ये बताएं, उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मेरे ख्याल में या जो मजदूर होते हैं, उन लोगों के लिए भी हो सकते हैं। जो गल्फ की मार्केट है, सऊदीया की मार्केट है, उसमें बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, यूरोप के अंदर भी इवन। तो खैर इस हादसे के तनाजुर में हमने कहा एक तो इस पे बात करें, क्योंकि हर साल गैर कानूनी तरीके से और कानूनी तरीके से लाखों हजारों अफराद गैर कानूनी और लाखों अफराद कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और जाते हैं। इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे नहीं है, एज आयशा सेड, और स्किल्ड हैं? क्या हमारा कानून और दीगर ममालिक का कानून या इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी दे रही है लोगों को और हम उसको टैप नहीं कर पा रहे, और कैसे लोग उनके अजान के साथ खेल रहे हैं? इस मौजू पे हमने कहा कि एक मौजू सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नौकरियां मौजूद हैं, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक नौकरियां मौजूद हैं, लेकिन उन तक अप्रोच कैसे किया जाए, उनको हासिल कैसे किया जाए, लीगली तरीका या लीगल चैनल कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है, क्योंकि ऐसे चैनल्स मौजूद हैं। हमारी जो है ना हैरानी हुई हमें ये देखकर, तो उसके लिए हमने आज बात करने के लिए बुलाया डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट मोहम्मद तैयब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और तैयब साहब से भी सबसे पहले तो मैं इनके डिपार्टमेंट के हवाले से जो मेरे सामने आया, क्योंकि हमारे सामने तो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें पता है, इदारा शुमारियात, इदारा एक इमिग्रेशन का भी है, हमें आज पता चला। मैंने कहा मैं पहले इदारे के बारे में तैयब से पूछूंगा और फिर आगे इनसे फर्दर हम बात करेंगे। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर यू लुक वेरी नाइस, माशाल्लाह, ठीक ठाक हैं आप। अच्छा, सबसे पहले हमें इसके बारे में बताइए, ये ब्यूरो जो इमिग्रेशन का है, इसका मैंडेट क्या है, कैसे काम करता है? थैंक यू, आपने बड़ा अहम टॉपिक आज शुरू किया है। ये पिछले दिनों बड़ा हौलनाक, बड़ा दर्दनाक एक वाक़या पेश आया है। ये पिछले साल में भी हुआ था, 2023 में भी। इसमें हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है इस सारे इलीगल जो चैनल्स हैं इनको बंद किया जाए। सबसे पहले मैं आपको तारफ़ करवाना चाहूँगा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है क्या। ये एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है जो रेगुलेट करता है। हम बेसिकली रेगुलेटर हैं सेफ, ऑर्डरली और लीगल माइग्रेशन के। जो लोग भी कानूनी तरीके से बाहर जॉब करना चाहते हैं उसको इस इदारे के थ्रू जाना होगा। ठीक है। इसका 1979 का एक्ट है। ठीक है। उसके तहत हम बीइंग ए रेगुलेटर लाइसेंस इशू करते हैं जो भी ये इस बिजनेस पे आना चाहता है। अच्छा। उसको OEPs कहा जाता है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स। ठीक है। सिर्फ वही कानूनी जिनको लाइसेंस मौजूद है वो बंदे बाहर बेच सकते हैं। ठीक है। कोई और इस कारोबार में शामिल नहीं। तो वो जो एजेंट्स भेजते हैं इस तरह से पैसे लेके बाहर, उन एजेंट्स का कोई मैंडेट नहीं है, वो इलीगल भरे होते हैं, वो इलीगल है। जो हमारा एजेंट है जिसे हम प्रमोटर कहते हैं उसको हम परमिशन नंबर, लाइसेंस नंबर इशू करते हैं। जब भी वो एडवर्टीजमेंट देगा जॉब के लिए, उसका लाइसेंस और परमिशन फॉर द एडवर्टीजमेंट मेंशन हो। जो आपका सर्टिफाइड प्रोमोटर है, जो या लाइसेंसी है, एग्जैक्टली, क्या वो सबलेट कर सकता है ये जॉब किसी और को? यानी कि मेरे पास लाइसेंस है, मैं आयशा को कहूं कि आप मेरे बिहाफ पे रिक्रूटमेंट करें, ये मैं कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ वो लाइसेंस होल्डर ही कर सकता है और वो अपने लाइसेंस का नंबर देगा। जहां तक एजेंट का कॉन्सेप्ट है वो इलीगल लोग हैं। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है। एक और बड़ी अहम बात मैं बता देना चाहता हूं, मेरा जो डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ वर्क पर्पस के लिए, जो काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हाँ वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड हो या हाईली क्वालिफाइड हो, इवन को PhD प्रोफेसर भी बाहर जाएगा, वो भी इस प्रॉपर चैनल से होके जाएगा। कितनी जॉब्स जो है ना इस वक्त मौजूद है, मैं चाहूंगी जो देखने वाले हैं जो जाना चाहते हैं बाहर और उनको पता नहीं है कैसे जाएं, लीगल चैनल के थ्रू कितनी जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं जिसमें जा सकते हैं? एंड विद दैट, क्या सारी जॉब्स पहले आपके पास आएंगी, आपके डिपार्टमेंट के पास, फिर आगे फ्लोट होंगी, या फिर नहीं डायरेक्टली भी आ सकते हैं? जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यकीनन खुशी होगी जान के, हमारे पास पिछले साल हमने 8,60,000 लोग बाहर भेजे हैं कानूनी तरीके से। 8,60,000। इसमें 166 कंट्रीज में लोग गए हैं। ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड्स और प्रोफेशन में 66 ट्रेड्स में गए हैं। इसमें डॉक्टर्स भी गए हैं, नर्सिस भी गए हैं, टेक्नीशियंस भी गए हैं, ड्राइवर्स भी गए हैं, जर्नल वर्कर्स भी गए हैं और लेबर भी गए हैं। IT के एक्सपर्ट्स भी गए हैं, छोटी मोटी स्किल्स जानने वाले भी गए हैं। इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटी, ह्यूज नंबर। इसी सिलसिले में आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं बात गुजारिश करना चाहता हूँ पीपल ऑफ पाकिस्तान को कि कानूनी तरीके इख्तियार करें। और जॉब्स में पूरा हमारा सिस्टम मौजूद है। हमारी वेबसाइट के ऊपर
पूरी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मौजूद होती हैं, किस किस ट्रेड्स में जॉब अवेलेबल है। लेकिन इसको आसान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग स्पेशली जो इलीगल चैनल्स यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं कि तालीम नहीं है, पढ़ना नहीं आता, ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन तक अप्रोच उनको नहीं पता किस तरह से की जाए, इसलिए उनको आप कह सकते हैं कि ना स्कैम करना भी आसान हो जाता है और जाने गंवा बैठते हैं। इसको आपको नहीं लगता कि मज़ीद आसान किया जाना चाहिए, लोगों को मज़ीद अवेयरनेस देनी चाहिए इस बारे में? बहुत ज़रूरी है। हमने अवेयरनेस और आगाही की मुहिम शुरू की हुई है। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा, पेरेंट्स से भी, या जो लोग जाना चाहते हैं या जिनके बच्चे जाना चाहते हैं, एक चीज़ ज़रूर करें, जब भी कोई एजेंट कोई भी बंदा हो उससे ये पूछें आपका लाइसेंस नंबर क्या है। ठीक है, उससे लाइसेंस पूछें और हमारी वेबसाइट पे चेक कर लें, और हमारे सब ऑफिसेज जिन्हें प्रोटेक्टर ऑफिसेज कहा जाता है जो अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल हैं, इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है, कराची में भी है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है। सिंपली उससे लाइसेंस नंबर पूछें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो हमारे करीबी ऑफिस में जाए या ठीक है, और उसका लाइसेंस नंबर पूछें, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, कि यह कानूनी तरीके से बेचने का मजाज है कि नहीं है। ठीक है, अगर उसका लाइसेंस नहीं है, वो वेरीफाई नहीं होता, उसका रिपोर्ट करें, हमें भी और FIA को भी। इन लोगों को जब तक हर पाकिस्तान का जुम्मेदार शहरी इस सिलसिले में रिपोर्ट नहीं करेगा, ये एजेंट इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल। अच्छा, ये जो 8 लाख जिन लोगों की आप 8,60,000 जो बता रहे हैं, इसमें ज्यादातर कैटेगराइज अगर करें तो किस शोबे के अंदर गए हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं वो बाहर जाने का एक ख्वाहिश होती है ना, बाहर जाना, तो वो फिर किन शोबों के अंदर अपनी स्किल को बेहतर करें, क्या सीखें जिसकी बेस पे एक आम नौजवान कहे कि मैं भी बाहर जा सकता हूं? क्या इसमें हमारे पास कोई बाइफिकेशन मौजूद है कि इस शोबे के अंदर स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है बाहर? बहुत स्कोप है, बहुत जॉब्स हैं। हमने डाटा इकट्ठा किया है थ्रू आवर मिशंस, और हमारे जो कम्युनिटी वेलफेयर अटैचेस हैं, इसमें IT की अनलिमिटेड जॉब्स, IT की जी। अभी हमने प्रिलिमिनरी डाटा इकट्ठा किया है वेरियस कंट्रीज का, नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज का, मसलन सऊदी अरेबिया और GCC कंट्रीज में पहले भी लोग जा रहे। हमने यूरोप का डाटा इकट्ठा किया है, ठीक है, कि जो नॉन यूनिवर्सिटी डिग्रीज, जो बेसिक स्किल्स की चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए 3 to 4 या 6 मंथ्स की, उसमें 8,15,000 के करीब हमने जॉब्स आइडेंटिफाई की हैं। अच्छा, उसमें IT की हैं, हॉस्पिटैलिटी की हैं, बेसिक जो नर्सिंग केयर की हैं। ठीक है, ये वो जॉब्स हैं जो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मिल सकती हैं। ठीक है, इस कम तालीम वाली जॉब्स। मैं जी एक कॉलर है, जरा आपकी इजाजत से एक छोटी सी चीज गुजारिश करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के बहुत से इदारे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SIFC ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इस सिलसिले में हमारे मिनिस्टर साहब सालक साहब ने बहुत, अच्छा, SIFC का फोकस है इस तरफ? एग्जैक्टली, उन्होंने बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की हैं, और मिनिस्ट्री हमारी इसमें हमारी नई पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी फ्रेम की गई है फर्स्ट टाइम, और एक प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक एक कैबिनेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों, ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट, और सारे मिल के एफर्ट्स करके लोगों को, ताकि वो स्किल्स दें जो बाहर जिनकी डिमांड। अप्रोच है। हमारे साथ फतेहपुर से तनवीर हैं। तनवीर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल सर, मैं सुन रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए प्लीज। थैंक यू, आपने कॉल किया। जी 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 सर, आपने गाइड करना है, मुझे बताना है कि मैं किस तरह वो जो है आपसे मुखातब करूँ, जॉब किस तरह मुझे मिलेगी, ये मुझे गाइड करें ना। तनवीर भाई, कहाँ जाना चाहते हैं, किस मुल्क जाना चाहते हैं? में जाना था, USA अमेरिका में। ठीक है, आपकी तालीम क्या है, क्विकली बता दीजिए। FA। और कोई काम सीखा हुआ है आपने, स्किल्ड हैं आप, या मेरी तरह ही हैं? किसी पूछो, जनरल स्टोर बनाया हुआ है, उसी पे काम करता हूँ, तकरीबन 22-25 साल हो गए हैं, उधर ही लगा हुआ हूँ। 22-25 साल हो गए हैं तो फिर हम करते रहे। खैर चलें, सवाल आपका आ गया। बहुत सारे लोगों की जज्बात की तर्जुमानी आपने की है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उम्र के उस हिस्से में है, लेट्स सपोज लाइक 40-45, लेकिन फिर भी जाना चाहते हैं। उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है? नहीं, यू सपोज टू बी यंगर टू गो अब्रॉड, कोई एज ब्रैकेट होती है? बिल्कुल, मैं इसमें कोई मसला नहीं है, तनवीर साहब जा सकते हैं। हमारे मुख्तलिफ टेक्निकल ट्रेनिंग के इदारे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी टिविट की बॉडीज़ मौजूद हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग देती हैं। फेडरल लेवल पे नेफ्टिक का इदारा बहुत ही इफेक्टिवली काम। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा से मेरे जहन में रहा है। आई रिमेंबर जब वो चीमा साहब नेफ्टेक को हेड किया करते थे तो उनसे भी मैंने ये किया था, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं
इनके साथ लिंक कर दें नेफ्टेक को या जो स्किल डेवलपमेंट है। जैसे मुझे याद है वो मैट्रिक में हम एक प्रैक्टिकल दिया करते थे बायोलॉजी का और केमिस्ट्री वगैरह का, ऐसी प्रैक्टिकल डिफरेंट चीज़ों की हो, इंजीनियरिंग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि स्किल साथ साथ डेवलप होती रहे। जैसे आप IT की बात कर रहे हैं, तो ऐसा इनका कोई मिलाप हो जाए कि बच्चा जब ग्रेजुएशन करके निकले साथ एक स्किल की डिग्री भी लेके निकले, ताकि दोनों सूरतों में अपने आप को एडजस्ट कर सके। बिल्कुल इसी पैटर्न पे गवर्नमेंट ने, जो मैंने अभी जिक्र किया है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रही हैं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन करके, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे भी हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसमें टिवट के जितने इदारे हैं, नेफ्टिक की अम्ब्रेला में, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। लोगों को लैंग्वेज भी दी जा रही है। अच्छा, वन मोर थिंग, मुर्तज़ा भी कॉलर चले, मुर्तज़ा का सवाल ले लेते हैं जनाब। क्वेश्चन मुर्तज़ा, आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ सवाल कीजिए। मुर्तज़ा, आपको आवाज़ आ रही है? मुर्तज़ा, आप हमारे साथ लाइव हैं, आपकी आवाज़ हमें आएगी अगर आप बोलेंगे तो। जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ जी, सवाल कीजिए प्लीज़। मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि बच्चे मेरे जो है ना वो माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, दो, वो भी एक ज़राई यूनिवर्सिटी का है, एक GC यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा ज़राई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कोई इजी वे है जो मतलब है बाहर भिजवाने का, ये अरब कंट्रीज में या मतलब है यूरोप में? ठीक है, बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, हम वैसे इस पे बात कर चुके हैं लेकिन हम फर्दर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर आदिल कॉलर भी हैं, उनसे भी। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल। क्या सवाल है डॉक्टर साहब आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे बस ये आपके जो गेस्ट आए हुए हैं इनसे, दीदी साहब से ये मालूम करना था कि जो कराची में इनका ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल एक बना हुआ है, आई गेस शायद डिफेंस साइड पे, तो वहाँ पे जो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, मैं बात कर रहा हूँ लोअर स्टाफ की। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी में होता हूँ तो मेरे बहुत सारे लोअर स्टाफ भी है एंड दे वांट टू विजिट UAE और सऊदी अरेबिया वगैरह। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद उनको कभी कोई कॉल नहीं आई। मैंने एक दो लोगों को भेजा भी, तो मुझे बस ये पूछना था कि क्या हाईली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इफ आई वांट टू अप्लाई देयर, तो व्हाट शुड आई डू? तो मुझे क्या, वो क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेस पे कॉल अप किया जाता है, आप ये पूछ रहे हैं? ठीक है डॉक्टर आदिल, थैंक यू। अब आपका सवाल लेते हैं सर, आंसर। जी सर, इसमें हर कंट्री का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ठीक है, वो कंट्री मजाज है जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है। जिस तरह डॉक्टर ने USA में जाना है तो USMLE इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। इसी तरह KSA में जाना है तो KSA की रिक्वायरमेंट। आपका रोल एक ब्रिज का है बेसिकली। हमारा काम है ब्रिज करना। डिमांड जब हमारा लाइसेंस होल्डर प्रमोटर लेके आता है, वो हमारे पास वो डिमांड को रजिस्टर करता है, हम उसकी वैलिडिटी को मेजर करते हैं। क्या ये लीगल डिमांड है? हम एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से पूछते हैं कि ये डिमांड ठीक है, ताकि दिस इज वेरी सेंसिटिव बिजनेस कि ह्यूमन बीइंग ने एक कंट्री से दूसरे में जाना है, कहीं स्मगलिंग का एलिमेंट तो नहीं है। तो इस सिलसिले में हम उसको लीगल चैनल से चेक करते हैं वेरी क्विकली। हमारा MIS सिस्टम है, हम विद इन अ 1 डे प्रमोटर देते हैं। एग्जैक्टली, एम्प्लॉय के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बड़ा वसी अरेंजमेंट किया हुआ है। सिर्फ KSA में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, हमारे 6 CWOs हैं जो इस चीज को वेरीफाई करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, एम्प्लॉयर को चेक करते हैं। अच्छा, एक डिमांड तो नहीं है। एक ये बताइए कि ये जो जॉब्स आती हैं बाहर से, इसमें क्या हम इन गवर्नमेंट्स को अप्रोच करके बताते हैं कि हमारे पास इन शोबों के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, या खुद वो कंट्री टू कंट्री डिवाइड करते हैं कोटा जॉब्स का कि हमें इतने लोग इधर से चाहिए, यहाँ पे अगर हैं तो हमें मिल जाए? इसका कोई मैकेनिज्म है? इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा फाइनेंसेस के बारे में कि इलीगल और लीगल चैनल में फाइनेंसेस का कितना फर्क होता है? जी, इसमें पहली तो बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान के, हमारी मिनिस्ट्री के बहुत से कंट्रीज़ के साथ MOUs मौजूद हैं। ओके, ठीक है, और एग्रीमेंट मौजूद हैं। उसके तहत भी ये कानूनी तरीके से सारा काम किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनेंसिस की आपने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम सारा कानूनी बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। इलीगल लोग वो जाते हैं जिनको आगाही नहीं है या जो किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर एक बंदा किसी ड्राइवर की जॉब पे भी जाता है, वो मेहनत से काम करते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी करते हैं मेहनत से। पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी रेपुटेशन है कि बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ प्रोग्रेस करते हैं। 2 साल का एग्रीमेंट पहले हुआ है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। वो एम्प्लॉयर कहता है ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, तो वो उसको 4 साल के लिए, फिर उसको बेहतर से बेहतर ऑप्शंस मिलते हैं। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है, मेरी सबसे गुजारिश ये है लोगों से, बच्चों के वालिदैन से, कि बच्चों को समझाएं। हमारे ऑफिस से रब्ता करें,
जब भी किसी एजेंट का देखें तो उसका लाइसेंस चेक करें। मैं दोबारा रिपीट यही थोड़ी वेबसाइट के बारे में बता दीजिएगा, कौन सी वेबसाइट है जहां पर जाकर चेक किया जा सकता है? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। उसमें ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे ऑफिसेज हैं, अराउंड 12 के करीब ऑफिसेज हैं। हम इसका नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और क्विकली मशवरा दे दें जो लोग जाना चाह रहे हैं, क्या सीखना शुरू कर दें फौरन? कौन कौन सी स्किल? सुना है ड्राइविंग वगैरह की बड़ी जॉब्स मिलती है। ड्राइविंग की बेशक बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ड्राइविंग इज़ अ वंडरफुल स्किल। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, सिर्फ कार के ड्राइवर नहीं है। अच्छा, क्रेन का ड्राइवर हो गया, बड़ी अच्छी पैकेजेस मौजूद हैं। आईटी के बारे में, ठीक, हॉस्पिटैलिटी की राइट। ये आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम कोशिश करेंगे एक आध नशिस्त और करें आपका टाइम ले, ताकि लोगों को और पता चले। आई बिलीव आपको पता चला होगा कानूनी तरीके से भी बाहर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं जो आप ढूंढते नहीं और आप गैर कानूनी तौर पे 20-25 लाख रुपए देते हैं, आपका बच्चा भी हाथ से जाता है अनफॉर्चुनेटली और वो जॉब भी आपको नहीं मिलती। सो लीगल वेज अपनाएं, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उनसे कंसल्ट करें, ये आपकी मदद करेंगे। और इनकेस अगर कोई हमारे लायक खिदमत हो तो सोशल मीडिया हमें बताएगा, उस पर दोबारा बात करेंगे तैयब साहब को बुला के। आप एक क्विक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। दिस इज सबसे आगे की पहुंचे। वेलकम बैक टू सबसे आगे। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ जुड़े आप मौजूद हैं। हम आपको मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत से मुतारिफ कराते रहते हैं और ओबियसली मुख्तलिफ शख्सियात से भी, आपकी सुबह को अच्छा बनाने के लिए। इस वक्त जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ख़वातीन तो मुझसे बहुत ही बेहतर तरीके से इनको जानती हैं। जब मैं नाम लूँगा तो आप कहेंगे कि कुछ लोग कुछ शोबों की पहचान बन जाते हैं ना, ये वही नाम है। ये नाम बेसिकली जो शेफ्स का शोबा है या कुकिंग का शोबा है, उसकी पहचान बन गया पाकिस्तान के अंदर। और फिर मैं तो इसे कहता हूँ टेली शेफिंग, कि जो टेलीविजन के ऊपर बतौर शेफ, बतौर किचन की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ना, उसको मुतारिफ कराया पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। जहाँ जहाँ उर्दू बोली या सब्जी जाती है वहाँ पे लोग इनको जानते हैं। आपके जहन में एक ही नाम आ रहा होगा, कोकब ख्वाजा। कोकब ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। न सिर्फ अच्छा खाना बनाने के लिए मशहूर हैं, बोलती भी बहुत अच्छा है, शख्सियत भी बहुत जाज़िब नज़र है, एंड व्हाट नॉट। कुछ लोगों को अल्लाह बहुत कुछ नवाजता है ना। सबसे पहले ज़रा कोकब मैम की इजाज़त से हम इनकी ज़िंदगी पे बना हुआ एक छोटा सा पैकेज है हमारे पास, वो दिखाते हैं और फिर बाकायदा तौर पर वेलकम करते हैं इनको। प्लीज़ देखिए। शेफ कोकब ख्वाजा का नाम नफासत व अदब के एतबार और वकार का दूसरा नाम है। आप न सिर्फ अपने खानों की नत नई तरकीब की वजह से जानी जाती हैं, बल्कि आपकी शख्सियत हर पाकिस्तानी घर का हिस्सा है। कोकब ख्वाजा ने तारीख के मजमून में मास्टर्स डिग्री हासिल की और 5 साल तक दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक रही। 1990 में पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन पर बाकायदा कुकिंग शो का आगाज किया। मुल्क भर में इनके प्रोग्राम्स ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। उन्हें बचपन से ही खाने पकाने का शौक था। वक्तन फवक्तन अपने खानों में जिद्दत लाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से खाना बनाने की तरबियत हासिल की है। कोकब ख्वाजा चीनी और थाईलैंड के अलावा तुर्क खाने बनाने में भी माहिर हैं। इनकी 24 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें कुकिंग के अलावा सफरनामे और एक अफसानों की किताब रूप बहरूप शामिल है। जापान में क़याम के दौरान उन्होंने फूलों की तज़ीनो आराइश आइकेबाना की तरबियत भी हासिल की। कोकब ख्वाजा ज़हनी दबाव दूर करने की जापानी टेक्निक रेकी की भी माहिर हैं। लोगों के नफ्सियाती मसाइल को हल करने के लिए कोकब ख्वाजा रावलपिंडी के अस्पताल में बतौर थेरेपिस्ट भी काम करती रही हैं। जी, कोकब ख्वाजा साहिबा हरसेल्फ राइट नाउ हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। इट इज़ सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये अभी जो आपने मेरा ये प्रोग्राम चलाया है, इट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। स्वाइस के 26 किताबें उस वक्त थी जब ये रिकॉर्ड हुआ था, अब वो 30 हो चुकी है। माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट। वैसे ये इट वाज जस्ट जिसे कहें एक झलक थी आपकी जिंदगी की, छोटी सी जिंदगी, इतना कुछ इतना मीनिंगफुल तरीके से आप उसको गुजार रही हैं। सो नाइस टू हैव यू, बहुत इंस्पिरेशनल शख्सियत आप हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ओवरऑल इस सफर को आप कैसे देखती हैं? हाउ वाज इट? मैं इमरान मोड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर दोबारा मुझे जिंदगी मिले तो भी मैं कोकब ख्वाजा ही बनना चाहूँगी। रियली कितने लोग ऐसे होंगे जो आई लव माई नेम। और जिंदगी का जितना भी सफर किया है ना, फुलफिलमेंट देता है। सबसे बड़ी फुलफिलमेंट कि मैंने सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूट किया, उसको सोसाइटी ने इतना अप्रिशिएट किया और उसका रिवॉर्ड मुझे दुआओं और खूबसूरत कमेंट्स और तारीफ की सूरत में आपकी वजह से इतने घर बसे। क्योंकि कहते हैं कि अक्सर वो एक कहावत है ना कि मियाँ के दिल तक जो रास्ता है वो खाने के जरिए समथिंग, तो उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां उन्होंने कुकिंग सीखी आपको देख के। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो मियाँ यहाँ बैठे थे
तो बिल्कुल सही बात है कि आप अच्छा, हम अपनी बाजियों से बात करें या अपनी अम्मियों से बात करें ना, तो वो बताती हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कौकब साहिबा से सीखी हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी जो लोग हमें देख रहे हैं, ख़वातीन जिन्होंने सीखा है कौकब ख्वाजा से कि किस तरह से कुकिंग करते हैं, वो ज़रा कॉल करें और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। मैं चाहूँगी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपने कैसे सोचा स्पेशली कुकिंग के बारे में कि एक कुकिंग शो होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, मैं ख़वातीन को सिखाती हूँ कि कैसे कुक करते हैं। एक्चुअली मुझे ख्वाजा नजमुल हसन ने जब ऑफ़र किया कि कुकिंग का शो हम टीवी पे शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप वो शुरू करें, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे घर में खाने वगैरह खाए हुए थे। तो मैंने कहा मैंने कभी किया तो नहीं कैमरे का सामना या इस तरह शो सामने, तो चले करके देखते हैं। वो पहला शो जब ऑन एयर हुआ, रसालों में, अखबारों में उसके बारे में लिखा गया, इतना अप्रिशिएट है। आपको पता है कि जो तारीफ़ है ना इंसान को खूब से खूब तर बनाती है, और तारीफ जेन्युइन हो तो फिर इंसान के अंदर हौसला भी बढ़ता है। बस फिर वो दिन और उसके बाद चल 3 महीने के लिए फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, उसके बाद तो साल मैंने 27 इयर्स किया टीवी पे। माशाल्लाह। उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था, अब तो यूट्यूब से लड़कियां रेसिपी कॉपी भी कर लेती हैं, या इवन शेफ्स भी। कुछ नहीं था ना, इतनी बुक्स थी। फिर लोगों ने जब मुझे कहा कि टीवी के तो रिकॉर्ड करते थे ना, कैसेट्स होती थी उस जमाने में, तो पूरी कैसेट लगा के हमें प्रोग्राम देखना पड़ता है जो हम बनाना चाहते हैं, तो आप बुक लिखें। आइडिया लोगों का था। मैंने जो बुक लिखी, ओफ आशा मैं आपको क्या बताऊं, इट वाज सुपर डुपर हिट बुक, जिसकी भी आपने तस्वीर दिखाई। लोगों ने जहेज में लड़कियों को, मैं यही कहने वाली थी कि जहेज में दी जाती थी वो बुक। और इसमें मैं आपको मजेदार बात सुनाऊं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लड़कियों को जहेज में तो कौकब ख्वाजा की बुक मिलती है, लड़कों को बरी में एक फिल्म है अमिताभ की, वो मिलनी चाहिए जिसके बेटे बड़े नाफरमान थे, बागबान। बागबान फिल्म मिलनी चाहिए। अच्छा, उनकी नसीहत के लिए। अच्छा, ये जो सफर ओवरऑल, एक तो सारी बात है आपका बतौर एक्सपर्ट, एक करियर में आपका एक सफर रहा है, ये जो ओवरऑल हमारे किचन का या हमारी कुकिंग का सफर रहा है, या दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हर रीजन के खानों तक आपकी एक्सेस है, इसको आप कैसे देखती हैं? 90s में तो ऐसा नहीं था, तो अब ये कैसी तब्दीली है, इसको कैसे देखती हैं? मैं आपको बताऊं, इमरान की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। जब मैंने शुरू किया तो इससे पहले एक आम तस्वर था कि बेगमात तो किचन में नहीं जाती, मुलाजिम जाते हैं, कुक्स जाते हैं, मेड्स जाती हैं, बेगमात का किचन में कोई काम नहीं। इतना बड़ा ये रेवोल्यूशन था कि मैं आपको क्या बताऊं। पहली बात तो ये है कि लोगों ने किचन में जाना शुरू किया, कुकिंग को एक आर्ट समझ के, एक हॉबी समझ के, आपकी वजह से मर्दों को बेगमात के हाथ का खाना नसीब। एग्जैक्टली। और फिर लोगों ने, लड़कियों ने, औरतों ने शौक से किचन में जाना शुरू किया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेरी जो वजह शोहरत ये भी बहुत बनी कि मैं बड़े खूबसूरत बर्तन इस्तेमाल करती। लोगों में बर्तनों का शौक पैदा हुआ, और दुकान पे जाके कहती थी कि आज सुबह ख्वाजा ने जो फलां चीज इस्तेमाल की वो हमें चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, मिसेस सुमेरा कराची से हैं। जी सुमेरा, उमेरा लाहौर से हैं। जी उमेरा, कैसी हैं आप? बताइएगा कौकब ख्वाजा साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, आपकी आवाज कौकब ख्वाजा तक आ रही है, आप क्या कहेंगी? आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज हमें आ रही है, प्लीज आप बात कीजिए, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल वेल। आप बात कीजिए। I think there is a lag in audio। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहरहाल आपने कॉल किया। अच्छा, तो आप वो कह रही थी कि इट्स अ ग्रेट रेवोल्यूशन जो आपने ऑब्जर्व किया। बिल्कुल, अच्छे खूबसूरत बर्तनों का शौक पैदा हुआ, और लोगों ने किचन में जाना शुरू किया, किचन को सजाना शुरू किया, तो इट वाज ए ग्रेट रेवोल्यूशन। आप अम्मियों की बड़ी फेवरेट हुआ करती थी, वो कहती थी बेटियों को कि ड्रामे छोड़ के ना ये देखा करो, और मजे की बात आप सुनाऊं, उस वक्त जो अम्मियां अपने बच्चों को मतलब बैठा के दिखाती थी, अब वो अपने बच्चों को मेरे यूट्यूब के प्रोग्राम दिखाती। मिसेस उमैरा हैं, अब आई होप वो हमें सुन सकती है। मिसेस उमैरा, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग? जी सब ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल, खुशी है मुझे कि मैं आज कौकब ख्वाजा साहब से बात करूंगी। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरी आपकी बहुत सारी रेसिपी हैं, और मैं उनको जो है वो अपने साथ यूज करती हूँ किचन में। अच्छा। और बड़ी अप्रिसिएशन लेती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने इनसे बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। कोई सवाल आपका मैम से, कोई बात जो आप पूछना चाहें?
میم یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آج بھی یہ اسی طرح پہلے تھی یہ. ہاں اس کا راز کیا ہے؟ یہ کمپلیمنٹ مجھے بہت ملتا ہے. تو میں کہتی ہوں 30-40 سال پہلے بھی میں ایسی تھی. اچھا کاشف بھی ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی ہم دے دیتے ہیں. جی کاشف بتائیے گا کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. بتائیں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں جی جب کوکب خواجہ صاحب کا لگتا تھا نا شو, مارننگ شو, تو ہم 3 بھائی ہیں, تو ہماری والدہ نے نا ہمیں وقت ڈالا ہوتا تھا کہ یہ بازار سے لاؤ, یہ برتن ڈھونڈ کے لاؤ, یہ چیز لے کے لاؤ, یہ بنانا ہے, یہ کھانا ہے. ہم فرمائش تو کر دیتے تھے, لیکن اس کے بعد ہم تینوں بھائی بازار میں رہتے تھے والدہ کی چیزیں پوری کرنے کے لیے. اچھا دور تھا نا کاشف, مزے کا دور تھا نا. ہمیں بڑا وہ ٹائم یاد آیا آج دیکھ کے نا, ہمیں آپا کو وہ ٹائم اپنا یاد آ گیا. چلیں آپ ہمارے اپنے بچے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے بتا رہا ہوں کہ آپ کی دادو نا ان کا شو دیکھتی تھی اور پھر ان کے کھانے ہم کھاتے تھے آپ کے دادو کے ہاتھ. واہ یار, گریٹ. کاشف بھائی تھینک یو فار یور کال, اچھا لگا ہمیں بھی وہ یاد ہے. اچھا آپ نے کچن کا تذکرہ کیا کہ کچن ایسا کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے ایک خاتون کی پرسنالٹی کو, اس کے کچن کا جو نکھار ہے, اس کے کچن کا آرگنائز ہونا, اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو پریفرنس ہے نا ڈرائنگ روم سے زیادہ کچن ہے. ٹھیک ہے, ویل آرگنائزڈ ہونا چاہیے. ویل آرگنائز, خوبصورت, ضروری نہیں کہ اس میں بہت پیسہ ہی لگا ہو. 4-5 ایسی آپ بہت سستے سے پردے لگائیں, پھول لگائیں, سجاوٹ کریں, اس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں, شوق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو 3-4 کوئی ایسی مین چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ کچن میں یہ تو لازمی ہونی چاہیے. صفائی سب سے پہلی چیز ہے, اور اکارڈنگ ٹو یور ریسیپی آپ کے برتن ہونے چاہیے. مثلاً پہلے میں آپ کو بتاؤں ٹوٹے پھوٹے اس میں لوگ چاول بھگوتے تھے پکانے سے پہلے, کسی کوئی گھر کا جو برتن ایسا نہیں استعمال والا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے جب خوبصورت پیالے میں برتن بھگونے شروع کیے تو لوگوں نے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, تو چینجز. تو آپ کو احساس ہوا کہ امپیکٹ کتنا زیادہ ہے آپ جو بھی کر رہی ہیں برتن؟ میں نے تو اپنے پروگرام کا بہت امپیکٹ دیتا ہے. ایک ٹول جو میں یوز کرتی تھی کچن میں, لوگ بھاگتے تھے خریدنے کے لیے. اچھا کوئی سنگر تو کسی کو مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں گانا آپ کا بڑا پسند ہے وہ سنا دیں, کوئی آرٹسٹ مل جائے فلاں ڈائلاگ, آپ کو مل کے لوگ کہتے تھے آپ کے ہاتھ کا آلو گوشت بڑا پسند ہے, ریسپی بتا دیں. فینس کیا بات کرتے تھے, یا ایون اب بھی آئی بلیو آپ کو فینس اب بھی ملتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو اپنا میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہوا ہے, تقریباً 2 سال ہو جائیں گے فیبرری میں, تو وہ جو بچیاں اس وقت میرے پروگرام دیکھتی تھی نا, اب وہ بڑی ہو کے ان کی بچیاں اس ایج کی ہو چکی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے بچپن میں آپ کا فلاں چیز دیکھی تھی, اب بچوں کو ہم وہی بنا کے کھلاتے ہیں جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی. اٹس اے گریٹ. اچھا یہ کوکنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر, ایک تو ہم لائیو کوکنگ کریں نا, ہماری سب مائیں بہنیں سب کر رہی ہوتی ہیں, بالکل. یہ جو اس میں ری ریکارڈ ہوتا ہے تو کھانا جلول نہیں جاتا, ڈائریکٹر نے کہا یہ شاٹ ٹھیک نہیں آیا دوبارہ کریں, آلو دوبارہ ڈالیں اس میں؟ نہیں, اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے یہ کام کرنا ہے اور کون سی ساری چیزیں پہلے آرگنائز کر کے رکھیں. پہلے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں, نہیں پہلے آرگنائز کر کے ساری چیزیں, اس ریسیپی کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ ساری آپ ہینڈ ڈش پہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ نمک وہاں سے پکڑنے جا رہے ہیں, چمچ وہاں سے پکڑنے. اچھا میں تو ایک کریڈٹ اور بھی آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جو ایک شو جو خواجہ نجم الحسن صاحب نے آپ نے کہا اور آپ نے مل کے شروع کیا, اس شو کے بعد اب تو کوکنگ کے چینلز بن گئے پاکستان میں. ہمارا اپنا مسالہ چینل ہے. یہ بھی دیکھیں ایک میں کہوں گی ریولیوشن, جو پی ٹی وی نے ایک چینل شروع کیا تھا کوکنگ شو, اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ وہ ایک پودا لگایا تھا اور اب وہ پودا تناور درخت بن چکا ہے. ہر چینل جو ہے کوکنگ کر رہا ہے, ڈاکٹر بھی کوکنگ کر رہے ہیں, حکیم بھی کر رہے ہیں, گھریلو عورتیں بھی کر رہی ہیں, ہر کوئی کر رہا ہے, مرد حضرات بھی کر رہے ہیں, مرد حضرات بھی کر رہے ہیں. اور وہ اتنا بڑا ایک دیکھیں مسالہ چینل بن گیا. میرے خیال میں ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا, چونکہ انیشلی جب یہ چینل آیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ کوکنگ کے اوپر ایک چینل اس کی کیا ضرورت ہے, بٹ لیٹر آن میں نے اپنے گھر میں دوسرے گھروں میں جب دیکھا وہی آپ والا جو ایک کریز تھا اور اس کریز کو پھر آگے فردر کنٹینیو کیا, اس لیے تو میرے خیال میں بہت بڑی ضرورت تھی, ایک بہت ویکیوم تھا. بلکہ جب مسالہ چینل شروع ہوا نا تو آئی واز دا ون جو شروع کے اس میں جوائن کرنے والے. اچھا بالکل. تو ابھی جو ہو رہے ہیں کوکنگ شوز, اس کے اندر آپ کبھی بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کر رہی ہے, اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے؟ مجھے جو میں نے دیکھے عائشہ 4 آلووں سے بھی ایک بہت خوبصورت
गुड लुकिंग मज़ेदार डिश बना के दिखाई। इसलिए कि मैं जब झोंपड़ियों में भी अगर सोशल वर्क के सिलसिले में गई हूँ तो झोंपड़ियों वालों ने भी मुझे कम्प्लीमेंट दी कि हमने आपकी बनाई हुई फलां डिश बनाई थी, बहुत अच्छी बनी। अब मुझे जो होता है ना, वो बहुत महंगी डिशेज हो रही हैं, किलो किलो प्रॉन्स का बन रहा है पुलाव या कोई और डिश बन रही है, तो उसमें मैं समझती हूँ कि ये ख्याल रखना चाहिए कि भी हर तबके के लोग बना सके। अच्छा, मैं चाहूंगी कि कुकिंग के अलावा सिर्फ कुकिंग तक महदूद तो नहीं है आपकी। सफरनामे मैंने बहुत लिखे। अब आप पूछे कि सफरनामे लिखने की क्या वजह थी। सफ़रनामे मैंने इसलिए लिखने शुरू किए, मेरी एक बुक है काश उसका नाम है, उसमें 22 मुल्कों में ट्रैवल हो गए, बहुत मोटी वो किताब हो गई। फिर उसके बाद अब 2-2, 3-3 मुल्कों के मैंने अलग अलग से बुक लिखनी शुरू की। मेरा नुक्ता नज़र कहूँ, सही लफ्ज़ सही है? अच्छा, तो वो ये था कि जो लोग किसी भी वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल हैं, घरेलू हालात हैं, शौक़ रखते हैं, मैं उनके लिए लिखूं ताकि वो उसको पढ़ के वहाँ की सैर कर सकें। और जब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपका सफ़रनामा पढ़ के हमें ऐसे लगता है कि जब हम भी आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक अच्छे सफरनामे की सबसे बेसिक निशानी होती है। अच्छा, क्या हम पाकिस्तानी कुजीन, जो पाकिस्तानी या एशियन तो मैं नहीं कह सकता, सिर्फ पाकिस्तानी कहता हूँ इसको, या बड़े सगीर, मुकम्मल एक्सप्लोर कर लिया हमने? जितना हमने आलू गोश्त वगैरह, बिरयानी, निहारी बना चुके हैं, या अभी आपको लगता है कि नहीं इसमें फर्दर एक्सपेरिमेंट से कोई नई डिशेज और भी आ सकती है? इमरान दौर है फ्यूजन डिशेस का, मुख्तलिफ डिशेस को मिला के तो आप एक नई डिश क्रिएट कर लेते हैं। हमारे माओ के ज़माने की जो टिपिकल डिशेस थी ना, आलू गोश्त और जैसा आप कह रहे हैं पालक गोश्त, कोफ्ते और चिकन बना लिया, बहुत हुआ, तो उससे अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब क्रिएट होती है डिशेस। मैंने खुद बहुत डिशेस क्रिएट की, एक बुक तो मेरी बिल्कुल क्रिएशन है डिशेस की। So what was the best experiment you did? कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिस डिश का जो आपको याद भी रहा या बड़ा फैला भी, मशहूर हुआ? मुझे अच्छे लगते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, जैसे एक माँ को अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, इस तरह मुझे भी अपनी सारी रेसिपीज बहुत पसंद है, अपनी सारी बुक से मुझे बड़ा प्यार है। वन लास्ट क्वेश्चन, आजकल बहुत सारी लड़कियां जॉब्स करती हैं, वर्किंग वुमेन का ट्रेंड ज़्यादा, यू हैव बीन अ वर्किंग वुमेन, लेकिन वो कुछ के पास तो वाकई टाइम नहीं होता और कुछ टाइम देना नहीं चाहती। वो कहते हैं जब हम वो करें तो ठीक है, लेट्स से मुलाजिम वो कर लेगा, करें या ना करें, ये स्किल आना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस खातून को खुद ये सेंस नहीं है कि अच्छा खाना क्या है, वो अपने कुक को भी नहीं बता सकती। ठीक, मेरे पास जो कुक है इस वक्त, जब वो आया था 10-12 साल पहले, उसको बहुत ही मामूली पकाना आता था, अब वो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो चुका है। एक्सपर्ट है, और ऑब्वियसली बीइंग कोको ख्वाजा तो क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छा हो चुका है। तो चूंकि मुझे खुद सेंस थी कि कौन सी चीज में कमी जाती है, तो मैं उसको अच्छी चीज, मेरे ख्याल में आपके कुक ने अगर कहीं अपनी सीवी देनी है ना, सीवी पे सबसे ऊपर लिखेंगे मैं कोको ख्वाजा के घर में कुक हूं, तो इससे ना नहीं, अगर वो अच्छी चीज बनाता है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं कहती हूँ उसमें ये है, इसने ये नहीं किया। मैं तो पता है आपकी कुक की जिंदगी के बारे में सोच के परेशान हो रहा हूँ, कितनी मुश्किल जॉब उसने किस शख्सियत के घर में चूज कर ली है, मतलब उनके घर में जिन्होंने खुद लोगों को कुकिंग सिखाई है। सो इट्स अ टफ थिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, व्हाट अ पॉजिटिव वाइब, और अल्लाह आपको बहुत जिंदगी दे, सेहत दे, आप ऐसे ही लिखती रहें और जिंदगी में आगे और हमें मौका मिले कि हम आपके हाथ का कुछ खा सकें। नहीं आयशा, वजह शोहरत मैंने बताया ना कि कुकिंग है, हालांकि मैंने बहुत से शोबों में काम किया है। जैसे कि आपने उसमें देखा, मैंने 12 साल साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया है, ज़हनी सेहत के हवाले से, ठीक है। और फिर मैंने बहुत सी ट्रेनिंग्स ली, पाकिस्तान से बाहर गई, मैंने पेपर पढ़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। तो जाते जाते चले ये बिल्कुल क्विकली, तो लोगों आजकल ज़हनी तनाव के मसाइल बहुत ज्यादा है लोगों को। हमारा अगला टॉपिक भी बल्कि बोरियत पे है, उस पर अपनी बात भी करनी है, आप भी अपना कमेंट देना चाहें। ये ज़हनी तनाव, बोरियत, इसके लिए कोई टिप, एनीथिंग जो आप इन लास्ट 30 सेकंड्स देखने वाले को कोई हेल्प करे, कोई चीज़ ऐसी? उसकी टिप मैं आपको क्या दूँ, अब फैमिलीज जो है ना स्प्लिट हो गई हैं। बच्चे जो हैं घर में, अगर 2 बच्चे हैं, दोनों अपने अपने कमरे में बंद, मियाँ बीवी अपने अपने मोबाइल के साथ। मैं तो देखती हूँ 4 बंदे अगर आके बैठे हुए हैं ना, चारों के चारों अपने मोबाइल, इंसानी जो कनेक्शन है ना, वो आपस में बहुत कम हो गया है। एक टेबल पे बैठ के खाना बहुत कम हो गया, वेरी फ्यू घर हैं जहाँ पे इंटरेक्शन इज वेरी इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दौर जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मीडिया का आ गया, बच्चे हार, इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, और मोस्टली अच्छे इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाता है अच्छा खाना।
और साथ बैठ के खाना और उसकी किताब, अच्छी किताब, इंडीड और आइकॉन है उसके लिए, खूबसूरत तरीन तोहफा है दुनिया का। नो डाउट। आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इज माय सेकंड होम, मैंने बहुत साल हम के साथ काम किया। दैट्स रियली ग्लैड, वंस अगेन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा। कोकब ख्वाजा साहब की साहिबा की का जो चैनल है आप उसको भी फॉलो करें, यूट्यूब पे जाइए, इनका चैनल, इनकी बुक्स फॉलो करें और जरूर इनकरेज करें इन एफर्ट्स को जो कि वो आपके लिए कर रही है। क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो आपकी बोरियत को डिस्कस करते हैं। बहुत बोर चल रहे हैं आप, तो जरा इस पे बात करते हैं। जब हम इस मौजू को शुरू करने लगे पहले मैंने सोचा मैं 10 सेकंड की खामोशी इख्तियार करूं, लेकिन वो कहा जाता है कि ऑन स्क्रीन या ऑन माइक खामोशी अच्छी नहीं लगती। मैं दिल में 10 सेकंड के लिए खामोश हुआ, वो ऑटोमेटिकली हो गई क्योंकि मैं सोची पे आते बंदा गया वाली सिचुएशन हो गई। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हम बात कर रहे हैं, क्लीन स्वीप हो गया, एक और वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, पाकिस्तान ने सिर्फ 10 विकेटों से टोटल होती कितनी है, लेकिन फॉलो ऑन तो नहीं हुआ ना। गुड क्रिकेटिंग फैंस आर लाइक फॉलो ऑन तो नहीं हुआ ना। खैर जनाब, पहाड़ जैसा हदफ था पाकिस्तान ने, मैं ये नहीं कह सकता कि मुकाबला तो दिल नातमा ने खूब किया। हमारा जो मिडिल ऑर्डर था या लोअर ऑर्डर था बैटिंग का, वो क्यों नहीं चला? जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर गया तो हम 161 भी दे सकते थे और फाइट कर सकते थे। सिर्फ 61 रन जब हमने दिए, फॉलो ऑन का वो ठप्पा तो हम पे नहीं लगा, लेकिन फाइनली मैच हम हारे, टूर्नामेंट हम हारे और हम एक बार फिर दिल हारे और दिल तोड़ भी दिए ना। जो क्रिकेटिंग फैंस हैं बेचारे, उनके बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी हमें नजर आई, शान मसूद की तरफ से भी और बाबर आजम की तरफ से भी। साइम अयूब बेचारे इंजर्ड हो गए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम जो है वो वाइट वॉश हो गई। इस पर जरा बात कर लेते हैं। माजिद भट्टी साहब, आप जानते हैं इनको, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे शो में आते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं। हमारे साथ मेरे हिस्से की खामोशी माजिद भट्टी साहब ने डिसअपॉइंटमेंट को शेयर भी करते रहते हैं पाकिस्तानी टीम के बारे में। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल कि एक्सपेक्टेशन यही थी कि ऐसा ही होगा? आयशा और इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक हफ्ता पुराना हो गया, लेकिन बहरहाल नया साल आपको मुबारक। उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम ने आगाज किया है, हमारा और आपका नया साल उससे कुछ अलग रहे। लेकिन वो जो इमरान अभी कह रहे थे ना, दिल टूट गया, तो भाई हमने तो इमरान अब क्रिकेट की जर्नलिज्म में इतने उरूज जवाल देखे, तो हम तो वो दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। ठीक है, आप ठीक है सर। इन लोगों के चक्कर में अगर दिल तोड़वाने लग गए तो क्रिकेटर्स तो मौज मस्तियां करते हुए नजर आते हैं। देखिए, तवक्को थी कि पाकिस्तान टीम हारेगी, लेकिन पहला टेस्ट जितना करीब आके हम हार गए, उसकी शायद ना मुझे तवक्को थी ना आपको तवक्को थी। लेकिन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ये नहीं है कि हम साउथ अफ्रीका से हार गए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसके फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया है, उसमें 9 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखें कि हम 8वें नंबर पे खड़े हैं। हम 8 में से 4 मैच जीते हैं और 4 ही मैच हम हारे हैं। तो मतलब हमारी क्रिकेट जो है, अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम हो तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊं कि किसी भी मुल्क की क्रिकेट को ऊपर ले जाने की जो पहली सीढ़ी होती है वो अंडर 19 क्रिकेट है। अब अलमिया देखे कि 2024 में हमने अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू करके पहले दिन, एक दिन का टूर्नामेंट शुरू करके इमरान वो टूर्नामेंट रोका और अब सीजन एंड होने जा रहा है। और जो मेरी इत्तलात है कि हम अंडर 19 टूर्नामेंट इस सीजन में करवाएंगे नहीं, क्योंकि जो पहली सीढ़ी है जिसपे प्लेयर चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस सीढ़ी को ही हमने खत्म कर दिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो हमारा प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, उसको हमने शुरू किया, फिर रोका, फिर शुरू किया। अब जो फाइनल हुआ है 3 दिन पहले कराची के यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाइनल सियालकोट ने 1 विकेट से जीता। नो डाउट बहुत अच्छा फाइनल हुआ, 1 विकेट से सियालकोट की टीम जीती। लेकिन क्या इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट का फाइनल आप किसी छोटे ग्राउंड पे करवाएंगे? हमारे पास हमारे मेन ग्राउंड में कुछ में रेनोवेशन है, उसके बावजूद हमारे कुछ ग्राउंड मौजूद हैं। लास्ट ईयर हमने एक नया तजुर्बा किया, टेस्ट मैच के लिए अलग कोच रखा, वनडे क्रिकेट और T20 के लिए अलग कोच रखा। लेकिन 3-4 महीने बाद दोनों कोचेज रिजाइन करके चले गए
तो हमने क्योंकि हमारी तरजीहात बदल गई। इट्स ऑल अबाउट तरजीहात ना, प्रायोरिटीज की बात है ना भट्टी साहब। हमारी तरजीहात नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बोर्ड की, ऐसा लगता है। लेकिन आपको याद होगा जब मोहसिन नकवी साहब आए थे तो उन्होंने बड़ी बात की थी स्ट्रक्चर के हवाले से। फिर उससे पहले जब रमीज राजा आए उन्होंने तो एक करोड़ों रुपए का एक टूर्नामेंट भी करवा दिया। अभी भी हम कुछ मेंटोर्स जिनको हम मिलियंस ऑफ रुपीस पे कर रहे हैं वो रखे हुए हैं टीम्स के लिए। तो कोई और फॉर्मूला है इसका, या हमारी तरजीहात चूंकि नहीं है तो नीयत भी नहीं है और रिजल्ट्स भी नहीं आते? वजह क्या है फिर इस सारी सूरत हाल की? देखिए, इस मुल्क में जहां गरीब का बच्चा सुबह अपनी सीवी लेकर निकलता है, 50,000 की नौकरी के लिए उसको धक्के खाने पड़ते हैं, मुश्किल से नौकरी मिलती है। लेकिन इन मेंटोर्स को हम 50 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, 5 मिलियन। उसका रिटर्न क्या है जी? 5 मिलियन। ये बिल्कुल आपको करेक्ट फिगर बता रहा हूँ। देखिए, मोहसिन नकवी साहब, मेरी उनसे जो एक आध मुलाकातें हुई हैं, वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन वो ओवर ऑक्यूपाइड है। मेरे ख्याल में उनकी जो मसरूफियत है, शायद वो क्रिकेट में जो वो करना चाह रहे हैं उसमें रुकावट बन रही है। फिर क्रिकेट में जो अच्छे फैसले होने हैं, अब मिसाल के तौर पे हमें यही नहीं पता कि हम किस प्लेयर को टेस्ट मैच खिलाएं या किसको ना खिलाएं। आमिर जमाल जिसको व्हाइट बॉल में होना चाहिए उसको हम टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं। साइम अयूब जो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर था, व्हाइट बॉल का प्लेयर था, उसको भी हम टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हैं। हमारी जो फास्ट बॉलिंग की इमरान और आयशा जो लेगेसी थी, हमारे पास एक से बढ़कर एक दुनिया के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर्स थे। आज हमारे ये जो 4 फास्ट बॉलर्स हमने खिलाए हैं इस केप टाउन टेस्ट में, जो हम कल रात 10 विकेट से आ रहे हैं, इनकी स्पीड आप देखें 120, 122। तो भाई जो हमारे तेज बॉलर हैं जिसको हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हारिस रऊफ या और सर्किट में दूसरे बॉलर्स होंगे, मेरे ख्याल में अब चूंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल के सिर्फ 2 मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाकी हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एक नई साइकिल में जाना है। और अफसोसनाक बात यह है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया, इंडिया जीत गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन हम नहीं आज तक जीत सके। लिहाजा हमें अब टेस्ट क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए हमें स्पेशलिस्ट प्लेयर्स की तरफ जाना होगा। एक तरफ ये कहा जाता है कि टैलेंट बड़ा मौजूद है, दूसरी तरफ आप जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि जो टेस्ट टीम है उसके अंदर सेलेक्ट किसको किया जाए। तो अगर टैलेंट इतना मौजूद है तो फिर उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही होती है टीम के अंदर, सो दैट बेहतर परफॉर्म करें? देखिए आशा, यही हमारा मसला है। नो डाउट हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे ख्याल में यहाँ सादिक नहीं आ रहा। ये कौन डिसाइड करेगा राइट मैन फॉर द राइट जॉब? ये तो फिर अब तो सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड करना ना। मैं और आप तो बैठकर किसी और प्रोग्राम में फिर इसी तरह के तबसरे तज्जिए कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग जो पावर कॉरिडोर में हैं, वो लोग जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है, अगर वो समझते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में फिट बैठता है तो बाबर आजम को खिलाएं, लेकिन कौम आपसे रिजल्ट भी मांगती है ना। अगर शान मसूद एक मैच में 145 रन बनाते हैं, नो डाउट, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी पाकिस्तानी प्लेयर, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? हम तो रिजल्ट मांगते हैं। हम जब पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज जीती जनूबी अफ्रीका से, आप देखें हमारे मीडिया ने टीम को आसमान पर पहुंचा दिया। अच्छा भट्टी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे लगता है वो कंसिस्टेंसी का फैक्टर है। यानी कि यही टीम जब 141 साउथ अफ्रीकन चेस कर रहे हैं तो 99, 98 के ऊपर उनके 8 प्लेयर्स को आउट करी है। वही बैटिंग लाइनअप कोलैप्स भी कर रहा है। मे भी विकेट का थोड़ा रोल हो, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, आप बताइएगा, लेकिन वही टीम फिर उसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ 625 रन बना रही है और प्लेयर डबल 100 भी कर रहा है, इनफैक्ट 250 भी कर रहा है। तो बेसिकली देयर इज अ प्रॉब्लम विद दी कंसिस्टेंसी एलिमेंट, वो नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या आकिब जावेद आके डालेंगे, मोहसिन नकवी साहब अपनी एक वजारत को छोड़ के सिर्फ ये रखे तब डलेगा, हम लोग की तनकीद डालेगी, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि उसका कोई मेरे पास तो फॉर्मूला नहीं है। आपके पास है? देखिए इमरान, एज ए नेशन हम लोग इनकंसिस्टेंट है ना। हमारे तो मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं है। हम लोग कभी कुछ कर रहे होते हैं जिंदगी में, कभी कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मसला ये है कि पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी में जो हम 2 विकेट से जीते, तो जब उनके 8 प्लेयर आउट हो गए और वो पार्टनरशिप लग रही थी, 51 रन की पार्टनरशिप रही, तो उस वक्त कप्तान को जब 20-22 रन बन गए
तो थोड़ा सा तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, सलमान आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था, एक आध ओवर देना। ठीक है, फिर जब टाइम बहुत कम है, मैं अब आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए थोड़ा अगली उम्मीद की तरफ जाता हूं, ताकि मैं अपने दिल को दोबारा तैयार करूं टूटने के लिए। वेस्ट इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर है और हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब से हम अमेरिका से हारे हैं ना, तब से मैं उम्मीद रखना मतलब अब मुश्किल लगता है। टूट सा गया है, मतलब आपका दिल वो है जो टूट गया है। तो अब आप नेक्स्ट पाकिस्तान के वेंचर को लेकर क्या कहेंगे जी? देखिए, वेस्ट इंडीज की टीम इन पाकिस्तान, हम उनको हरा सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने इंग्लैंड को 2-1 हराया, 2 टेस्ट मैचेस उनको हराए, क्योंकि हम अगर स्पिन पिचेस बना लेंगे। लेकिन ये वेस्ट इंडीज की जो टीम है, ये अभी थोड़े मेरे ख्याल साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आई है। लेकिन हमें एक तो हमें स्पेशलिस्ट प्लेयर्स की तरफ जाना होगा कि जो वाकई अच्छे प्लेयर हैं। अब आप देखें ना, हम जो शिकस्त के असबाब की बात कर रहे थे, साजिद खान जिन्होंने हमें इंग्लैंड के खिलाफ 20 विकेटें लेकर टेस्ट सीरीज जितवाई, साजिद खान को हम पाकिस्तान में छोड़ के चले गए। हमने नोमान अली जिन्होंने 21 विकेटें ली, उनको साथ लेकर गए, उनको दोनों मैच नहीं खिलाए। हालांकि साउथ अफ्रीका ने महाराष्ट्र को खिलाया, लेकिन हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ अल्लाह करेगा कि मुल्तान में दोनों टेस्ट मैच जीत जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है, उनको अपनी अदाओं पर गौर करना पड़ेगा, उनको अपनी सिलेक्शन पॉलिसीज पर नजरसानी करनी पड़ेगी, बॉक्स का तयन करना पड़ेगा जिससे आउट हमने सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। दिल टूटा हुआ है, लेकिन जब खत्म हो जाता है मैच, म्यूजिक लग सकते हो जो टिकटॉक पे पीछे लगता है, दिल टूटने वाला, दिल टूटने वाला, वो बिलाल सईद वाला। बहुत सारे म्यूजिक होते हैं। बहरहाल जी, अल्लाह करे अच्छा। अब वैसे ना मुझे फील हो रहा है कि मैं बोर हो गई। बोर हो गई? बोरियत इज गुड। Really? Sometimes it's actually good. अच्छा? लोगों को लगता है बोर होना इज बैड। अब आप कहेंगे गुड कैसे है, तो इस पे हमने बात करनी है। मेरे लिए भी न्यूज़ है वैसे ही। वैसे अगर कोई आपसे कहे कि हाथ पर हाथ रखकर आराम से बैठो, कुछ ना करो, तो आपके दिमाग से फौरी कबूल नहीं करेगा ना, ऐसे लगेगा कि मैं तो एक बोर, कुछ ना कुछ, चाहे मैं पेन को यूं करती रहूं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, मतलब आपको लेजर टाइम, लाइक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आजकल वैसे बोरियत एक लाइफस्टाइल भी है। अब क्या वाकई बोरियत जिंदगी में नहीं होनी चाहिए? आपकी जिंदगी को फजूल क्या कहना चाहिए बना देती है, यूजलेस बना देती है, या फिर बोर रहना आपके लिए अच्छा है, आपके दिमाग में मजीद आइडियाज आते हैं, आप बेहतर तौर पे उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। एक फिनोमिनन है और इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक तहकीक हुई थी और उस तहकीक में ये सामने आया था कि जो बोर होना होता है ना, बेसिकली हम इसको समझते हैं यार मुझे बोर नहीं होना, लेकिन बोर होना बेसिकली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका दिमाग 24 आवर्स जब आप सो भी रहे होते हैं ना, उस वक्त भी काम कर रहा होता है। ये सिर्फ उस वक्त रेस्ट करता है जब आप बोर फील कर रहे हैं। हम इसीलिए नाजरीन आपको 2 घंटे बोर करते हैं अपनी मौजूदगी से, आपकी सेहत के लिए अच्छा हो बोर होना। खैर, इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ गेस्ट कर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं सोबिया खतीब, वो हमारे साथ बैठी हुई हैं इस वक्त स्टूडियोज के अंदर। क्रिकेट का तज्जिया भी आप सारा सुन रही थी, एंजॉय भी कर रही थी और बोर हो रही थी। कैसा लगा फिर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा। बोर होना इस सेगमेंट के अंदर, इस टॉपिक के साथ अच्छा लगा। डिमोटिवेट ना हूँ। अच्छा, हजारों जहां आगे भी थोड़ा सा पहले इस फिनोमेनन को मेरे लिए एक्सप्लेन करें। बोरियत है क्या? व्हाट डू यू कॉल बोरियत? बोर होना। थैंक यू। ये टॉपिक एक्चुअली ज्यादातर लोग टच नहीं करते, लेकिन आई एम हैप्पी यू पीपल आर रियली मच इंटरेस्टेड इनटू इट। बोरियत बेसिकली एक प्रोसेस है, जैसे आपने कहा ना, एक पूरा फिनोमेना है इसके अंदर। ये माइंड की वो स्टेट है जिस स्टेट के अंदर माइंड डिसकनेक्ट, डिसएंगेज और डिसइंटरेस्ट होता है। Alright. ये 3 फेजेस अगर होंगी कंटिन्यूस, एवरीथिंग एज अ होल, यानी आपने इलाइदगी इख्तियार कर ली, इंगेज नहीं हुए और आपका जो पसंदीदगी है वो खत्म हो गई, तो मीन्स आप कह रहे हैं कि आप यू आर इन अ स्टेट ऑफ बॉर्डम, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर ये कैफियत का नाम है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एनीथिंग कि जो लेबल हो जाती है, या हम लेबलिंग के लेवल पे आजकल तो हर किसी के ऊपर ही फिर ये नफ्सियाती कैफियत है ना। किसी से पूछो क्या चल रहा है, बोरियत चल रही है आजकल जिंदगी में। एक्चुअली 3 तरह की जो टाइप्स है ना, हम उसे कहते हैं। एक बोरियत होती है सिचुएशनल, जैसे अभी हमने किसी टॉपिक को छेड़ा, इट्स नॉट रिलेटेड टू अस, हम डिसएंगेज हो जाएंगे, दैट्स अ सिचुएशन बेस्ड। एक होती है एग्जिस्टेंशनल, यानी आपको मीनिंगफुल सर्च के लिए कि ये व्हाट इज द पर्पस, उसके पीछे लगाने के लिए एक फेज आती है, एक कैफियत आती है। एक आती है क्रोनिक, जो बीमारी की सूरत में होती है। वो पर्सनालिटी बेस्ड भी हो सकती है। वो बेसिकली किसी, जैसे हम कह रहे हैं डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ADHD है, नार्सिसिस्टिक है, हमारी
ٹرمز کے اندر، کیونکہ ہم نفسیات کے اندر چل رہے ہیں تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. لیکن کیونکہ وہ بیماری کی صورت پر تب پہنچتی ہے جب آپ بورڈم کو بھی، ایگزوشنز کو بھی، اپنی زندگی کے سارے تسلسل کو، میننگ کو کھو کے آپ کہتے ہیں بس دس از اٹ، I'm done with it. اچھا، اس کا بھی کوئی سٹارٹنگ، بوریت کا سٹارٹنگ یا اینڈنگ پوائنٹ ہے، یا یہ ایک کیفیت ہے جو ایز اٹ از لائک ایکسٹریم کی مد میں آ جاتی ہے بس کہ بس میں بور ہو رہا ہوں اینڈ دیٹس اٹ؟ دیکھیں، یا یہ ہے کہ میں کم بور ہو رہا ہوں، میں زیادہ بور ہو رہا ہوں؟ کیونکہ جب بور آپ ہوں گے تو پھر آپ کو کمپلیٹلی ایز یو سیڈ ڈس انگیج ہونا پڑے گا. تو اس کی بھی پھر کیا کیفیتیں ہیں، سطحیں ہیں؟ ہاں، فریکوینسیز بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جیسے اب برین کروز ہے نا، ہم نے کسی پروگرام میں برین ویوز کے حوالے سے شاید بات کی تھی. تو برین کرو کو ایک سپائک چاہیے ہوتا ہے. جیسے ہم ڈوپامن سپائک کی دنیا میں آج کہہ رہے ہیں ہر بچہ بور ہو رہا ہے، ہر دوسرا بندہ بور ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انگیج رہنا چاہتا ہے اور ایکٹیولی انوالو ہونا چاہتا ہے. لیکن کیونکہ جب اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ ریل اپ اینڈ ڈاؤن یا صرف اور صرف ایسے آگے پیچھے، جیسے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں نا آگے پیچھے وہ پیجز پلٹ لائے لیکن کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. از اٹ لائک میڈیسن؟ یہ جو ڈوپامن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ڈوپامن اتنے ملنا شروع ہو جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ہم امیون ہو جائیں اس ڈوپامن سے. دیکھیے، برین کی نا اوور سٹیمولیشن جس بھی لیول پہ ہوتی ہے وہ خرابی کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ میڈیسنز کے ساتھ ہو رہی ہے یا کسی کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے جہاں پہ آپ تھوڑا سا اوور ایکسائٹ ہونا از اے فائن، لیکن اوور برڈن ہونا، اوور سٹیمولیشن میں جانا، وہ آپ کی خرابی کا، آپ ہوش کھو دیتے ہیں. نہیں، لیکن یہاں پہ آپ بھی ایڈوکیسی اس چیز کی کریے، بور ہونا از ناٹ اے گڈ تھنگ بٹ ریسرچ سیز کہ اٹس اے گڈ تھنگ سم ٹائمز. اٹ از سم ٹائم. ہاؤ گڈ؟ پر ڈے اگر فرض کیا آپ کی 3 days، ہم کہہ رہے ہیں کہ پر ڈے میں آپ کے 3 ٹائم فیز آ رہی ہے، 2 منٹ کی، 5 منٹ میں، جو ڈسکنیکٹ سے آپ کو کیا کر رہی ہے، سیلف ریفلیکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہم لوگوں نے ایکچولی ایگزوشن کو، اریٹیشن کو، فٹیگ کو، ہر چیز کو بورڈم کا نام قرار دے دیا ہے. حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے. اگر ایک بچہ زیادہ دیر پڑھ رہا ہے تو وہ ایگزاسٹڈ ہوتا ہے، وہ بور نہیں ہوتا. He was doing something. ڈونٹ یو تھنک کہ جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ نئی نئی چیزیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہمارے پاس موجود ہے اسی لیے تو اس کو مثبت بور ہو جاتے ہیں، دین ہم نیو آئیڈیاز کی طرف جاتے ہیں، نئی انگیجمنٹس کو ڈھونڈتے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس گڈ تخلیقی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کریٹ اگر کچھ کرنے کی طرف ہمارا مائنڈ جا رہا ہے، سیلف ریفلیکشن کی طرف جا رہا ہے، آپ کو کسی نیو چیپٹر پہ لے کے جا رہا ہے، تو دین آپ کہہ رہے ہو بورڈم از فائن. لیکن کون کرتا ہے ایسے؟ لیکن مجھے تو صوبیہ زندگی میں کبھی یاد نہیں ہے میں کبھی بور ہوا ہوں. ایگزیکٹلی دا سیم کوسچن ہم پیچھے بیٹھ کے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری ایج ٹائم پیریڈ کا ملینیم جو ہم سارا گروپ ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گیٹ بورڈ بیکاز ہم نے ڈسپلن، الائن، گول، میننگ، سب چیزوں کے اندر کام کو اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. اور لوگوں کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں. ہم سے تو بوریت بور چل رہی ہے، بوریت کہہ رہی ہے، بور ہی نہیں ہوتا. کالر ہے ہمارے ساتھ. کالر آپ نام بتائیے. کالر موجود ہیں، نام بتائیے اور سوال کیجیے. غفور بھائی. غفور صاحب، آپ کو کون سی چیز بور کر رہی ہے بتائیے گا؟ گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں. جی، وہ جب میں میری عمر 15 سال ہے تو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے سوال کیا ہے؟ بور ہو جاتے ہو پڑھتے پڑھتے؟ جی السلام علیکم. جی، تو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں نا تو اب کبھی کبھی میرا پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا. میرا ہر وقت ہی نہیں کرتا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا غفور، کیا چاہتے ہو؟ دل لگ جائے پڑھائی میں؟ اگر پڑھائی میں دل کس طرح لگ سکتا ہے میرا؟ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہو یا ویسے ہی پڑھتے ہو؟ کلاس 9 میں پڑھتا ہوں. تبھی نہیں دل لگ رہا تمہارا. چلو سوال. تھینک یو ویری مچ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ویسے. آپ نے بک کھولی جیسے میرے ساتھ، میں کہتا تھا کیمسٹری کی، اور میری کبھی کیمسٹری نہیں بنی. اب کیمسٹری کی بک کھولی ہے، جو سبجیکٹ آپ، کچھ لوگوں کو اردو بری لگتی ہے، کچھ لوگوں کو میتھس اچھا نہیں لگتا، جو ہی بک کھولی اینڈ دے اسٹارٹ لائک بند کر اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی کتاب نہیں اچھی لگتی. اچھا وہی چیز ہے نا، کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہم. کوئی بھی کام، کوئی بھی سرگرمی جس کے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں ہو پاتے اس سے بور ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ میننگ کنیکٹ کریں گے. ہمارے بچے ایجوکیشن کے ساتھ اس طرح سے میننگ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. وہ ایک صرف اور صرف پیرنٹس کی طرف سے، یا انہیں یہ ہے کہ دنیا کے سامنے میں نے ڈگریز کو کرنا ہے، وہ خود کے لیول پہ نا پرپز نہیں سیٹ کر پاتے. تو جب ایجوکیشن کے ساتھ پرپز سیٹ نہیں ہوگا آپ کا فار لانگ ٹائم پیریڈ، یہ میں لفظ بول رہی ہوں یہاں پہ، ہم شارٹ ٹرم سپائکس چاہتے ہیں، ہم شارٹ ٹرم پلیئر چاہتے ہیں. ہماری زندگی کا تسلسل یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں لذت حاصل کرنے کے لیے لانگ ٹرم کی جتنی چیزیں ہیں نا. ڈو یو تھنک ہماری ٹریننگ، ہمارے دماغ کی ٹریننگ ایسی کر دی گئی ہے؟ اچھا اس سے پہلے ہم بات کریں، ہمارے ساتھ مصطفیٰ ہیں حیدرآباد سے، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بتائیے گا کیا کہیں گے؟ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی آپ کی آواز جا رہی ہے، پلیز کہیے.
डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए। जी, अच्छा, ये मैं क्लिनिक बनाया हुआ है और पेशेंट भी ठीक है और मैं अक्सर बोर रहता हूँ, इसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही। आप जब बोर होते हैं, आपको लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, क्या फीलिंग आती है आपको कि अब मैं बोर हो रहा हूँ? महसूस क्या करते हैं? एंजाइटी में चला जाता हूँ। एंजाइटी में? और किस बारे में सोच रहे होते हैं उस टाइम पे जब बोर हो रहे होते हैं? कुछ बस डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है, हाइपर होना शुरू हो जाता है। हाइपर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थैंक यू मुस्तफा भाई। जो काम आप कर रहे हैं माइट भी उस तरह से उसके साथ आप इंटरेस्ट उस तरह बिल्ड नहीं कर पाए हैं, अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ है या किसी सोसाइटल बर्डन्स भी कुछ होते हैं ना, उसकी बेसिस पे हम चीज़ों को अलाइन ज़रूर कर लेते हैं लेकिन हम कनेक्ट नहीं हो पाते। एक और वजह भी बन सकती है बाज़ बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिकली भी आपकी कुछ सिस्टम्स वर्क नहीं कर रहे होते तो आप बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं। यानी कोई बीमारी चल रही है, जैसे मैंने कहा ना, वो थर्ड क्रोनिक फेज हो सकती है, तो इनको अपनी उस फेज को जरूर चेक कराना चाहिए और सेल्फ असेसमेंट पे जरूर। मैं तो ये सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब खुद इतने बोर है, मरीज आते होंगे उनको कितना बोर करते होंगे। अच्छा, एक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर सैयद शाकिर, उनसे जरा बात करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि ये प्रोग्राम जिस नाम पर हो रहा है, बोरियत लफ्ज उर्दू का है या अंग्रेजी का, और अगर अंग्रेजी का लफ्ज है तो हम उर्दू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब ना उर्दू का, अंग्रेजी का, जेनजी का लफ्ज है, ये जेनजी ने क्रिएट किया, इट फील्स लाइक। लेकिन थैंक यू, आपका फिनोमेनन, आपका जो सवाल है वो अच्छा है। बोरियत बेसिकली डॉक्टर साहब का असल में इशारा ये है कि एक सेल्फ क्रिएटेड टर्म है। हाँ, उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ में ये सेल्फ क्रिएटेड है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हर बंदा इसमें मुब्तला हो चुका है और हर बंदा इसको यूज करके, और अब का जो बच्चा है उसको बीमारी कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग सवाल, बोरियत का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे बेहतरीन क्या करना है? 15 मिनट अपने आप को जरूर दें। जैसे एक इमोशन की लाइफ होती है ना, बोरियत भी एक इमोशन है, उसकी लाइफ टाइम पीरियड है। लाइफ स्कोर अगर 15 मिनट देंगे और 15 मिनट के अंदर 5 सेगमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, खुद को बांपेंगे, नॉवेलिटी ढूंढेंगे, नयापन। उस टाइम पे हमें फोन नहीं यूज करना, रील्स नहीं देखनी। देखिए, फोन यूज करने की भी वो रील्स रैंडम जाएंगे, कोई नई चीज रिसर्च की तरफ जाएंगे तो माइट भी आपको सेल्फ चेकिंग के लेवल पे कि यार मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं क्या बॉर्डम में ये पढ़ नहीं पा रहा, तो देयर आर थिंग कि आप वो 15 मिनट आप देना शुरू करेंगे तो वो बॉर्डम आपका हेल्दी वे में आपका साथ देगा, मुफीद बनेगा। So first of all I would like to say, आप उस टाइम को जब आप फ्री है ना, ये कहना छोड़ देंगे मैं बोर हो रहा हूँ। Yes. That's your time. ट्यूनिंग ना ऐसे करें। टाइम या तो फिर आपने ज़हन को अच्छे सिग्नल्स भेजिए, बाकी आप खुद सोचिए, हम इस पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सोफिया फॉर योर टाइम, और हमने कोशिश की कि आसान अल्फाज में इसको एड्रेस भी करें। आपका बोर्डम सिर्फ आपकी एक सेल्फ क्रिएटेड टर्म इस कॉन्टेक्स्ट में है अगर आप उसको नेगेटिवली लेना शुरू करते हैं, अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। आगे बढ़ने, हमने एक बहुत अहम टॉपिक है, 2-3 दिन से मुसलसल हम प्लान कर रहे थे लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा था कि इस पर बात करें। आज वी फाउंड द टाइम कि हम इस पर बात करें। इट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का जो एक ताल्लुक है। आपको मालूम है शेख हसीना वहाँ पे हुकूमत कर रही थी, उनका खात्मा हुआ, फिर डॉक्टर यूनुस वहाँ पे आ गए। उनके इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है, इसमें तेज़ी से कुछ बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है और इससे हर किस्म का ताउन करेंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 3 आला सतह वफूद ढाका भेजने का फैसला किया है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है बिटवीन दीज टू कंट्रीज। बहुत ज़बरदस्त जो है इत्तलात भी आ रही हैं, और वो ये है कि अहम कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल एक वफ़द जो है तकरीबन 20 साल के बाद बांग्लादेश का दौरा करने जा रहा है, और बांग्लादेश से भी एक ऐसा वक्त बहुत जल्द पाकिस्तान आएगा। इसके अलावा सकाफती वफूद की हम बात कर ले, उनके भी दौरे हुए। आतिफ असलम ने वहाँ पर परफॉर्म किया, कॉन्सर्ट किया, राहत फ़तेह अली खान ने वहाँ पर परफॉर्म किया और बड़ा हाथों हाथ उनको लिया गया। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ शहरों के दरमियान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो परवाजें हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन, वो भी शुरू किया जाएगा और फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली इसहाक डार साहब जो हैं वो भी दौरा कर सकते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ज़फ़र नवाज जसवाल साहब मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। आप इनको मुख्तलिफ स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं, हमने भी लोग साहब से बड़े शोज़ किए, आज बड़े अरसे बाद ऑन स्क्रीन मुलाकात भी हो रही है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। बड़ा अहम मौजू है ये। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, ये अब आपको किस जानिब जाते नजर आते हैं पोस्ट हसीना वाजिद, और क्या ये सही समत है जिस जानिब अब जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, और एक जिसे आप कहते हैं कि राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। हसीना वाजिद साहबा के जाने के बाद से जो बांग्लादेश में एक अबूरी हुकूमत आई है, उसने पहले दिन से अपने फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट लाई और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं
اور ڈیولپ کریں گے. پاکستان کی طرف سے تو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ہی رہا ہے. اگر آپ دیکھیں 1971 کے بعد 74 میں جب یہ ان کے پرائم منسٹر کو بلایا گیا مجیب صاحب کو لاہور سمٹ میں, تو اس دن سے آگے ہم نے کوشش پوری کی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے ایک بھائیوں والے تعلقات ہوں اور بہت اچھے تعلقات ہوں. تو اس کی رو میں ہی ہم اب دوبارہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 3 وفود جائیں گے اور 7 مختلف فلائٹس بھی اب شروع ہو رہی ہیں مختلف شہروں میں, تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ دونوں ملکوں کی اکنامک, کلچرل اور آپ کہہ سکتے ہیں سوسائٹل پراسپیرٹی میں کنٹریبیوٹ کریں. بہت بہت اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظفر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو بہتر کرنے میں جو رکاوٹ تھی, کیا صرف حسینہ واجد اور ان کی گورنمنٹ تھی؟ کیونکہ جب سے ان کا تختہ الٹا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ تھوڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کیا وہی ان کی جماعت اور شیخ حسینہ واجد ہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے؟ دیکھیں, جو وہاں پہ حسینہ واجد صاحبہ اور ان کی جو جماعت تھی, ان کی ہمیشہ سے پرو انڈیا پالیسی رہی ہے, اور بہت زیادہ انڈیا پہ ان کی ڈپینڈنس تھی. اور انڈیا میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو ریجن میں اور گلوبلی آپ کو آئسولیٹ کیا جائے, جس میں وہ ناکام ہو گیا. انڈیا کی ایک پالیسی ہے جس کو وہ کہتے ہیں نیبر فرسٹ, اس کو ہم کہتے ہیں نیبر فسٹ. اسی کا نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش میں ان کے خلاف نفرت بنی اور انہوں نے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ رکاوٹ ختم ہوگی. اب بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنی پرسو کر رہا ہے. تو جب بھی کوئی ملک اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بناتا ہے تو وہ اپنے ایڈوانٹیجز دیکھتا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز. اس کے لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے سے ان کو زیادہ ایڈوانٹیجز ملیں گی, اور ہمیں بھی یہی نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اب اس وقت بنگلہ دیش کی طرف سے بھی ہمیں ایک مثبت قسم کا آپ کا ایسے کہ رویہ نظر آ رہا ہے. ہاں, آپ نے درست کہا کہ حسینہ واجد صاحبہ اور ان کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو ٹارگٹ کر کے, اور جو وہاں پہ پاکستان کے حق میں آواز آتی تھی اس کو کرش کرتے تھے, صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. ادروائز ان کا کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم نے کوئی اس پہ بھارت کی بڑی انویسٹمنٹ رہی ہے. بھارت, ہمیں یاد ہے سری لنکا کے اندر جو تامل وار چلتی رہی ہے اس کو لے لیں یا بنگلہ دیش کو لے لیں, شیخ حسینہ کی صورت میں بڑے انہوں نے وسائل لگائے ہیں اس چیز کو. وہ آپ نے جو ایک ریجنل ڈومیننس کی بات کی, اب جب یہ ان کو یہ بہت پاش ہوتا نظر آتا ہے, اوبویسلی اس کے پیچھے عوامل آپ نے خود بھی بیان کیے, تو پھر بھارت کی کیا اسٹریٹجی اس پہ پاسبلی ہو سکتی ہے جس پہ پاکستان کو کاؤنٹر وے میں ورک کرنا ہے؟ ہم تو سفارتی سطح پہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں, بٹ آر دیر اینی پوائنٹس دیٹ یو تھنک کہ پاکستان کو ان پہ ذرا سگنیفیکنٹلی کام کرنا ہوگا ایک بہتر ریجنل پوزیشن کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان کو اپنے آپ کو مور اٹریکٹیو بنانا ہوگا, اکنامکلی بھی اور سوسائٹلی. ہمیں کلچرل ریلیشنز ان کے ساتھ بڑھانے ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بائی لیٹرل لیول پہ بات کریں, نہ کہ ان کے اوپر ڈومیننس کرنے کی کوشش کریں. دوسرا ہمیں نظر رکھنی ہے کہ انڈیا جو 5th جنریشن وارفیئر کر رہا ہے وہ ہر کنٹری میں کر رہا ہے. اس کی لابیز ہیں, اس نے انویسٹ کیا ہے, مگر ان کا نیگیٹو ہر اسٹریٹجی کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. تو وہ جو انڈیا نے ایک اڈاپٹ کی تھی پالیسی, جس طرح انہوں نے سری لنکا میں کی, پھر نیپال میں کی, بنگلہ دیش میں کی, پاکستان میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کی ایکسپائری ڈیٹس ان ملکوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے. اس وقت دیکھیں نیپال بھی ان سے ڈسٹنس پہ جا رہا ہے, سری لنکا بھی اپنی انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے, اور بنگلہ دیش تو مکمل انہوں نے تو ان کا پورا کے پوری پالیسی کو یو ٹرن دے دیا. تو اس لیے میرا نہیں کہ ہمیں وہاں پہ نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنے ہدف کو اچیو کرنا چاہیے. ہمیں خام خواہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کر دیجئے کہ امپورٹنس جو ہے نا وہ کتنی زیادہ ہے دونوں ملکوں کے لیے اگر ان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, پاکستان بھی اور بنگلہ دیش بھی. اور یہ جو اب کوارڈینیشن دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے, کوآپریشن شروع ہو گیا ہے مختلف فیلڈز کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں کے لیے کتنا اہم رہے گا اور فیوچر کے لیے کتنا امپورٹنٹ رہے گا. دیکھیں جی, پولیٹیکلی بھی بہت امپورٹنٹ رہے گا, انٹرنیشنلی کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اس سے زیادہ اکنامکلی پاکستان بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور 5th بگیسٹ پاپولیشن اسٹیٹ ہے ان دی ورلڈ.
इसी तरह बांग्लादेश की भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो दोनों की जो कमोडिटीज़ हैं और जो प्रोडक्शन है वो दोनों मुल्कों में एक्सचेंज जब होगी तो ट्रेड से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। और फिर कल्चरल तो हमारे हमेशा उनके साथ रहे हैं और हम हिस्सा भी रहे हैं, दो भाई हैं, तो नेचुरली दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी आएगी और प्रॉस्पेरिटी होगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इस अहम मौजू पे बात की। डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट डॉक्टर साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं कहना बांग्लादेश को कि आप भारत के साथ ये करें ये ना करें, आप अपने और बांग्लादेश के ताल्लुकात पे फोकस करें। इकॉनमी, कल्चरल एक्सचेंजेस, ये उसकी बुनियाद हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश हमारे दिल के बहुत करीब है। आज जो भी नस्ल उनकी दूसरी तीसरी नस्ल दूसरी चल रही है, ज़ाहिर बात है हमारा उनसे कनेक्शन मौजूद है। दे बीन पाकिस्तानीज, अब उनकी अपनी आइडेंटिटी है, वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट देयर आइडेंटिटी दैट पाकिस्तान डू। लेकिन वो जो इंडियन डोमिनेंस है ना, उसकी एक बड़ी वजह इंडिया की वो मिलिट्री माइट जिसका वो चर्चा करता है, तो उसके लिए बांग्लादेश अल्टीमेटली नीड्स अ गुड पार्टनर, और वो पाकिस्तान से बेहतर, अपने बिछड़े हुए भाई से बेहतर और कोई नहीं हो सकता जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत पे आपने ट्रस्ट करके देख लिया। इस नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं जी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तब भी, नहीं लगा तब भी फीडबैक दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे, टिल देन अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।